आप सभी को नमस्कार बच्चों। और आइए आज के लेक्चर में आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। और इस चैनल पे आप बने रहिए, चैनल से आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। बस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको लेक्चर से रिलेटेड नए नए नोटिफिकेशन जरूर मिलते रहें, क्योंकि पेपर का टाइम है, बोर्ड एग्जाम का टाइम है। तो इस समय मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको फोकस बोर्ड पे भी कर रहा हूँ। तो आपको पर डे नए नए कंटेंट मिलते रहेंगे। लाइव में आऊँगा, थोड़ी सी नेटवर्क इशू की प्रॉब्लम है सर्वर की, तो मैं नहीं ले पा रहा हूँ लाइव। लेकिन आपके लिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। राइट, क्लियर हो गया? तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बेटा, टाइम वेस्ट नहीं किया जाए। और आज हम लोग बेटा एकदम बेहतरीन तरीके से फिनॉल और ईथर स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अल्कोहल को मैंने एक दिन आपके साथ स्ट्रीमिंग के थ्रू आपको मैंने अल्कोहल पढ़ा दिया था। तो मैं उसी प्लेलिस्ट में आपको इसको ऐड कर दूंगा, ताकि एक ही प्लेलिस्ट में आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, आगे चलते हैं। तो फिनॉल है क्या, फिनॉल के क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनॉल का है क्या बेटा, ये आपको दिखाऊंगा मैं अभी। फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे है। सर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी से कुछ लिमिटेड सवाल आए हुए हैं, तो वो हम लोग देख लेंगे। एसिडिटी ऑफ फिनॉल बहुत बेहतरीन सवाल आता है, तो एक सवाल आपको यहाँ से मिल ही जाएगा। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में आपको कन्वर्जन वाली चीज़ें मिल जाएंगी, तो यहाँ से एक मैं आपको कन्वर्जन का भी वीडियो आपको बना के दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज से भी आपको सवाल मिल जाएगा। तो ये सारी आपको लेक्चर मैं फिनॉल में ख़त्म करूंगा, फिर इसी के लगे हाथ ईथर में। बेटा चूंकि ये रिवीजन का क्लास है, तो बहुत ज़्यादा हम डीप में अंदर मैकेनिज्म में नहीं ले चलूंगा आपको, क्योंकि मैकेनिज्म में आपको ज़रूरत नहीं है। मैकेनिज्म तब बताएंगे जब आपको शॉर्ट डिटेल में चैप्टर को हम स्टडी कराएंगे। तो रिवीजन में बस इतना ही आपको देते हैं। ठीक है, आइए बेटा फिनॉल बनता कैसे है। फिनॉल बेंजीन उठा के ले आइए। बेंजीन के हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है, आपको पता ही है। तो एक कार्बन बेंजीन के एक हाइड्रोजन को आप हटा दीजिए, और उस एच को हटाने के बाद उसके जगह ओ एच लगा दीजिए, तो ये अपना फिनॉल बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि बेंजीन जो होता है वो अपना हर कार्बन पे एक एक एच लेके बैठा होता है। तो आप किसी भी एच को, सारे एच सेम नेचर के होते हैं बेटा जी, सारे एच अपने सेम नेचर के होते हैं। आप किसी भी एच को हटा दीजिए, और उस जगह पे आप एच को हटाइए। मान लीजिए मैं यहाँ से हटाता हूँ, सर यहाँ ओ एच लगा दीजिए। राइट, तो ये अपना क्या हो जाएगा सर जी, बेंजीन से फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, आपकी इच्छा, आप जिस जगह से चाहो उस जगह से आप एच हटा सकते हो। राइट, और ये क्या बन जाएगा अपना बेटा जी, फिनॉल बन जाएगा। राइट, तो कहीं कहीं किताबों में आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा, कहीं कहीं किताबों में आपको ऐसे भी लिखा रहेगा। तो आप जिस तरीके से समझना चाहो उस तरीके से आपको समझ लेना है। ठीक है, बेंजीन से एक एच हटाओगे तो पहले एरील बनता है, और एरीन, इसको हम एरीन भी बोलते हैं, आपको भी पता है, इसको हम लोग एरीन भी बोलते हैं। एरीन से जब एक एच इंटरमीडिएट बनाओगे, तो इसमें से सपोज करो एच आपने हटा दिया, बॉन्ड खाली हो गया, तो सर इसको एरील बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका स्टार्टिंग है। मेरी बात समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं सर जी। कहता है कि ड्रॉ द ऑर्बिटल व्यू ऑफ फिनॉल। बेटा ऑर्बिटल व्यू का मतलब क्या कह रहा है कि आप सारे ऑर्बिटल को शो करिए। सारे ऑर्बिटल को मतलब क्या हुआ कि आप जो है ना, इस तरीके से ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए, कैसे कैसे ओवरलैपिंग हुआ होगा। ठीक है, तो सारे ऑर्बिटल को आप यहाँ पे ओ एच लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको भी पता है कि ओवरलैपिंग तभी होता है जब ऑर्बिटल सेम प्लेन में होते हैं बेटा जी, तभी होता है जब ऑर्बिटल सेम प्लेन में होते हैं। तो ये सेम प्लेन में होने की वजह से ये ओवरलैपिंग करके क्या करते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है और फिर वो बनाता है। राइट, क्लियर है? आते हैं बेटा क्लासिफिकेशन की दौर पे चलते हैं, और क्लासिफिकेशन भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नाम तक नहीं आ पाता है कि क्या इसका नाम लिखना है। राइट, अब सुनिएगा बेटा, क्लासिफिकेशन जब बात करोगे फिनॉल का, तो ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाता है, डाईहाइड्रिक फिनॉल कहलाता है, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहलाता है। राइट, मोनोहाइड्रिक का मतलब होता है बेटा जी कि उसमें एक ही ओ एच दिखाई दे। डाई का मतलब होता है बेटा जी उसमें दो ओ एच दिखाई दे। और ट्राई का मतलब बेटा हो जी होता है उसमें तीन ओ एच दिखाई दे। ठीक है ना, तो
इस तरीके से आपको फिनॉल को क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर फिनॉल ले रहे हैं, एक ही OH दे सकते हो, है ना। फिर उसी बेंजीन के ऊपर अगर एक OH और लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है बेटा जी। फिर उसी में अगर मान लीजिए फिनॉल में दो OH और लगा दीजिए, तो ये ऐसे भी दिखा सकते हो। वो अलग बात है कि स्टेबल होगा कि नहीं होगा, वो अलग बात है, क्योंकि रिपल्सन फैक्टर भी डोमिनेट करता है। तो ये चीजें होती है ट्राई तीन ग्रुप के होने से, राइट। क्लियर हो गया। सर मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या होगा? एक OH। देखो एक OH, हाँ एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा जी जो अपना आईपीएससी नेम होता है ना, जो अपना आईपीएससी नेम, या फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। ये बात गांठ बांध के रख लीजिए कि फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड, राइट। एक OH है ना भाई, तो फिनॉल कहलाता है या कार्बोलिक एसिड। बात क्लियर है। सर अगर बेंजीन जैसा एक और शकल का बंदा आ जाए, मतलब एक बेंजीन यहाँ एक बेंजीन यहाँ, बेटा दोनों एरोमेटिक है, बात समझ में आ गया। तो जब एक नंबर पर OH लगा रहता है तो उसे अल्फा नेप्थॉल कहते हैं, बहुत काम आता है, ठीक है। और डाइजोनियम के साथ रिएक्शन कराने में काम आता है, वो हम आगे बढ़ेंगे। और इसे हम वन नेप्थॉल भी बोलते हैं कॉमनली। सर जी अगर यही यहाँ पे मान लीजिए इस जगह पे है और आर्थो इसी के बगल में आर्थो पोजीशन पर CH3 लगा दिया, तो आपको ये कॉमनली आर्थोक्रिसॉल कहलाता है। बेटा ये बहुत ज्यादा पूछा हुआ है कि आर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, तो आप वेट करिए मैं बता देता हूँ। अगर इस OH के थर्ड पोजीशन पे मिथाइल आ गया तो इसे कहते हैं सर जी मेटाक्रिसॉल कहते हैं, राइट। बेटा जी एक बात और बता दूं आपको कि अगर यही यहाँ पे आ जाएगा तो सर जी इसको पैराक्रिसॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? इसको हम पैराक्रिसॉल के नाम से पुकारते हैं, राइट। तो आर्थो मेटा पैरा ये भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। एक बात और आपको बता दूं कि अगर मान लिया जाए कि यही OH ग्रुप बेटा जी इस जगह पे आ गया तो इसको हम बीटा नेफ्थॉल बोलते हैं। तो बहुत सारे सवाल में काम आता है बेटा जी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अल्फा का मतलब फर्स्ट पोजीशन, बीटा का मतलब यहाँ से एक दो सेकेंड पोजीशन पे होता है। अल्फा ये हो गया सर जी, बीटा ये हो गया, तो अल्फा अल्फा नेप्थॉल, बीटा पर बीटा नेप्थॉल। ये बात समझ में आ गई है ना? क्लियर आ गया एकदम। देखो ध्यान लगा के पढ़ोगे, मेरी बात एक एक सुनोगे तो मुझे लगता है एकदम डीप डीप छोटी छोटी बातें, जो छोटी छोटी बातें आप नहीं जान पाते वो मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। आगे चलिए। देखो ये मैंने मेटा और पैरा पहले ही पढ़ा दिया था, आपको समझ में आ गया होगा। आइए जब बेटा याद रखना, जब इसके कुछ नाम बोले गए हैं, जब पैरा पोजीशन पे इसके CHO लिखा हो, तो आपको भी पता है कि नंबरिंग कहाँ से करते हैं, तो यहाँ से जहाँ पे CHO दिखाई दे रहा है। जब पैरा पोजीशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4, और 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा, है ना। क्लियर है। आगे चलिए। सर जी ये COOH है बाबू। COOH के बगल में आप देख सकते हो कि दूसरे नंबर पर OH है, यानी 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है। सर जी यहाँ पे आ जाइए। ये देखो ये आप जानते हो इनको, ये स्टर होता है, ये स्टर होता है बेंजोइड जिसे के लिए लिखा जाता है। तो सर क्या होगा? 4 हाइड्रोक्सी बेंजोएट कहलाता है। चौथे नंबर पर OH है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। 4 हाइड्रोक्सी बेंजोएट कहलाता है। बड़ा शानदार बात बता रहा हूं, याद रखिएगा ये बात अपने दिमाग में। चलिए सर इतनी बात तो आप लोगों ने सुन लिया, अब आता है डाई हाइड्रिक अल्कोहल क्या कहलाता है। सर जी डाई मतलब दो, अगर अगल बगल OH लगा, बहुत बेहतरीन बात बता रहा हूँ, भूल जाना ही बहुत दिक्कत होती है अगर याद नहीं रहता, इसलिए इसको लिख लिख के याद कर लो, राइट। बेटा जी अगर दोनों अगल बगल कार्बन पे OH लगा हुआ है तो इसका नाम तो आईपीएससी बेंजीन 1,2 डाईऑल होता है, लेकिन लोग कॉमनली किस नाम से पुकारते हैं? कैटिकॉल के नाम से पुकारते हैं। जैसे आपका बच्चा कोई जन्म लेता है तो बुआ है, मौसी हैं, कुछ भी नाम रख देती हैं हॉस्पिटल के अंदर ही कि भैया ये तो छोटा बच्चा है, सनी रख दिया, पप्पी रख दिया, पप्पू रख दिया, कुछ भी, वैसे ही यहाँ पर भी इसका नाम रखा गया है। क्लियर है।
आगे चलिए। सर जी अगर एक और तीसरे नंबर पर है तो बेंजीन 1,3 डाइऑल बोल दीजिएगा, लेकिन इसको जाना किससे जाता है, रेसोर्सिनॉल से जाना जाता है ना। सर जी 1,4 पे आ जाओगे बाबू, अगर 1,4 पे आ जाओगे तो बेंजीन 1,4 डाइऑल हो जाता है, लेकिन पहले और चौथे पे है ना तो हाइड्रोक्विनोन बनाता है या क्विनॉल, बड़ा फेमस आता है, ये बड़ा फेमस क्विनॉल के नाम से है बाबू, ये ध्यान रखना। ठीक है चलिए आगे चलते हैं सर जी। जब तीन तीन लोग आ जाएं, तीन तीन ओ एच ग्रुप आ जाए, तब उसका क्या नाम कॉमन होगा, आईपीएससी क्या होगा, है ना। आइए चलते हैं। सर जी नंबरिंग आपकी इच्छा, आप यहाँ से करो यहाँ से करो, सारे सेम हैं। तो इसको कहते हैं बेंजीन 1,3,5 ट्राईऑल। 1, 3, 5 पे तीनों पे ओ एच ग्रुप है तो 1,3,5 ट्राईऑल, या कॉमनली जिसको नाम बोला जाता है वो फ्लोरोग्लूसिनॉल कहलाता है बेटा जी, उसे फ्लोरोग्लूसिनॉल के नाम से जानते हैं, राइट। जब यही 1, 2, 3 लगातार 3 नंबर पे आ जाए, कोई जरूरी नहीं कि यहीं पे आए, 1, 2, 3 यहाँ भी आ सकता है, 1, 2, 3 यहाँ भी आ सकता है, तो बेंजीन 1, 2, 3 ट्राईऑल, 1, 2, 3 ट्राईऑल कहलाएगा। सर जी इसको कॉमनली पायरोगैलॉल के नाम से जानते हैं। आपको कंफ्यूजन कुछ नहीं रखना है बेटा जी, कंफ्यूजन बस ये समझिएगा कि अगर OH आप कॉन्टिन्यूअस रखते हो तो भी ये पायरोगैलॉल कहलाएगा, तो भी ये क्या कहलाएगा, पायरोगैलॉल कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर है। चलिए सर ये देखिए, अगर मान लीजिए कि ये 1, 2, 3, 4 पे आ गया तो बेंजीन 1, 2, 4, 1, 2 देखो 1 पे, 2 पे, 4 पे, तो बेंजीन 1, 2, 4 ट्राईऑल, कोई नाम कॉमन नहीं है इसलिए इसको हम लोग नहीं देखेंगे। बात क्लियर हो गई। जितनी बातें आपने पढ़ी दो चार सवाल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर जी। ये देखो अभी हम लोगों ने पीछे किया है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा बेटा, देखो ये 1, 2, 3, 4 राइट, तो बेंजीन 1,4 डाइऑल तो होबे करेगा, लेकिन हाइड्रोक्विनोन भी होगा, इसका मतलब हम किसके साथ चलेंगे सर जी, सी के साथ चलेंगे तो आपको आनंद आएगा, राइट। क्लियर हो गया। आइए सर जी ये क्या है, ये क्या है, देखो ध्यान से, ए तो होबे करेगा, ट्राई हाइड्रोक्सी ट्राई हाइड्रिक फिनॉल होता ही है, लेकिन इसमें याद रख लेना कि बेंजीन 1, 2, 3 अगर नंबरिंग ले लें तो 1, 2, 3 ट्राईऑल भी कहलाता है, तो ए और सी के साथ चल चलेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सुनना एक सवाल जरा यहाँ देख लो, बड़े फेमस सवाल है, बहुत सारा सवाल पूछा भी हुआ है। पूछता है सर जी कि एलाइलिक एल्कोहल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। सर देख लो ध्यान से, मैं बोल रहा हूं ना कि आप जब ध्यान से सुनोगे ना तो आपको सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आपसे पूछ रहा है कि आप इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए, क्या दिक्कत है। यहाँ देख लो ध्यान से, ये देख लो ध्यान से, क्या OH है, देखो यहाँ पे क्या OH है, तो इस कार्बन ऊपर जो है ना 1, 2, 3, 4 कितने कार्बन है, कितने सिग्मा बॉन्ड 1, 2, 3, 4 है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा बेटा जी, ये हो जाएगा अपना sp3 हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर OH निकाल दिया, यहाँ प्लस आ गया, तो 1, 2, 3 sp2 ही होगा उसके अंदर। यहाँ आ जाइए, बेंजिल एल्कोहल में आ जाइए, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर जी इसका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ये जब आप देखोगे यहाँ पे तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, सर यही तो sp3 होता है बाबू, यही तो sp3 होता है। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ बेटा, बिनाइलिक एल्कोहल में आपको कुछ नहीं सोचना है, मैं पहले ही आपको बता दिया था किसी लेक्चर के अंदर कि जहां भैया डबल बॉन्ड आ जाता है, सिग्मा पाई बन जाता है, कितने सिग्मा हुए, 3 सिग्मा हुए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। भले ही वो अपना रेजोनेंस खेले यहाँ पर, उससे फर्क नहीं है, अगर रेजोनेंस खेलेगा तभी भी डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो sp2 होता है। ये बात क्लियर हो गई होगी, मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक सवाल अपने पास और है, पूछ लिया है, बहुत बेसिक सवाल है कि साइक्लोहेक्सेनॉल का, साइक्लोहेक्सेनॉल
हेक्सिनॉल, हेक्सेनॉल का स्ट्रक्चर बता दीजिए। मतलब डबल बॉन्ड कहीं नहीं है बाबू, डबल बॉन्ड कहीं नहीं है। ये देखो डबल बॉन्ड है, छोड़ दो इनको। सर जी यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, ओ एच नहीं है, छोड़ दो। 5 कार्बन है, छोड़ दो। साइक्लोहेक्सेनॉल इनके साथ चले जाना, ठीक है ना, आ जाएगा। क्लियर है। सर जी मेटाक्रिसॉल जो पूछ रहा है, वो आपको भी पता है, जो पीछे आपने पढ़ा है कि मेटा पोजीशन पर CH3 लगा दीजिए तो बेटा वो मेटाक्रिसॉल हो जाएगा। सर जी नंबरिंग जब आप करोगे ना तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि क्या दे रहा है। सर एक बात बताइए, तीन तीसरे पोजीशन पर क्या है, तीसरे पोजीशन पर क्या है? 3 मिथाइल फिनॉल आपका है। 3 क्लोरीन तो आता ही नहीं है, ठीक है। 3 मिथॉक्सीफिनॉल आता ही नहीं है। बेंजीन ट्राइऑल आता ही नहीं है। इसका मतलब तीसरे नंबर पर मिथाइल है। तो आप एकदम बेहतरीन तरीके से जवाब दीजिएगा, 3 मिथाइल फिनॉल कहलाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिंग फिनॉल में ही आता है ना। चलिए आगे चलते हैं बेटा जी। क्लियर है। देखो एक सवाल यहाँ पे बहुत बेहतरीन है, बहुत सारे बच्चे गलती करते ही करते हैं, तो गलती ना हो इसके लिए मैं आपके पास खड़ा हूँ, आपके साथ हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। एरोमेटिक एल्कोहल कौन होगा, एक बात तुमको बता दूं, एरोमेटिक वही होता है जो बेंजीन से डायरेक्ट OH लगा हो। जब बेंजीन से आपका डायरेक्ट OH लगा रहता है तो वो आपका एरोमेटिक कहलाता है। ये बात गांठ बांध के रख लो, राइट। तो देखो ये डायरेक्ट कनेक्ट है, ये होगा। सर ये नहीं डायरेक्ट है, नहीं होगा। सर ये भी डायरेक्ट नहीं है, नहीं होगा। ये डायरेक्ट है तो होगा। इसका मतलब ए और डी के साथ चलोगे तो अच्छी बात रहेगी, आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हो, तो ए डी को हम नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। आ जाओ, एक सवाल और पूछा हुआ है कि बेंजाइलिक एल्कोहल क्या होता है। सर बेंजाइलिक मैंने पहले ही बता दिया था कि वो एरोमेटिक नहीं होता है, वो फिनॉल नहीं होता है, ये बेंजाइलिक कार्बन है। इसको क्या बोलते हैं सर जी? बाबू क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक कार्बन बोलते चलो बीच में, और यहाँ ओ एच लगा दोगे तो इसे हम बोल देंगे सर बेंजाइलिक एल्कोहल। और आपको भी पता है कि बेंजाइलिक एल्कोहल की जो डिग्री होती है वो 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री होता है। क्लियर है। तो चलिए देखिए यहीं पे लटक गया, देखो बेंजीन से CH2 कनेक्ट है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उससे OH है, तो हम बी के साथ चलने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। ठीक है। ये देखो यहाँ पर बेंजिल, बेंजिल देखो इसमें 3 कैटेगरी होती है, बेंजिल, बेंजल, बेंजो। बेंजिल का मतलब CH2 लगा हो, यहाँ बेंजिल का मतलब क्या हो? CH2 लगा हो। बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, अब आ जाइए मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर, ठीक है। तो बेंजीन के ऑक्सीडेशन से आपको क्या करना है? फिनॉल का फॉर्मेशन करना होता है, ठीक है ना। बेंजीन के ऑक्सीडेशन से आप फिनॉल का फॉर्मेशन करोगे, फिर आप रचिंग प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन बनाते हैं, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल करते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से, आप बेंजीन के बॉन्ड को ले लीजिए ना, आप ये बेंजीन ले लीजिए और बेंजीन के CH बॉन्ड ले लीजिए, और यहाँ पर जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये क्या करता है, एक OH यहाँ एंट्री मार देता है और यहाँ फिनॉल बनाता है। इस स्लाइड में एक आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप बता दीजिए मुझे कौन सा यहाँ रिएजेंट डालना होगा तो ये अल्कोहल देगा। आप इस जब भी ये आपका लेक्चर अपलोड होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, अच्छा लगेगा। रचिंग प्रोसेस में क्या होता है सर जी? रचिंग प्रोसेस में जो मेन स्टेप होता है उसमें क्या होता है? क्लोरोबेंजीन का होता है। तो क्लोरोबेंजीन हाइड्रोलिसिस करा दोगे क्लोरोबेंजीन का तो फिनॉल बन जाता है। सर क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, डायरेक्ट नहीं करा सकते हो, हीट करना है, तो ये अपना क्या दे देगा? फिनॉल बना लेता है, ठीक है ना। ये कैसे बनता वो नहीं मैटर है, क्लोरोबेंजीन से डायरेक्ट आपको बनाना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना है, ठीक है ना। क्लियर है ना।
सबको क्लियर आ रहा है? सबको क्लियर आ रहा है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो ये कहानी होता है। अब एक बात बता दूं, यहां भी कट हिट कर दीजिएगा और बाद में क्या होगा, यहां से HCl बाहर चला जाता है। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। सर ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन से फिनॉल बनाना है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, आपको बताना है कि बताइए क्या बनेगा। ठीक है? क्लियर है? कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी बेंजीन से ऑक्सीडेशन करा करके आप बना सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि कैसे आप बनाओगे। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप जरा इसको बता दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सर ये भी हो गया। आइए बेटा जी, डाउ प्रोसेस तो बड़ा फेमस प्रोसेस है, और मैं अगर यहाँ लिख दूं कि इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना, तो मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 के लिए जो पेपर है वहाँ दे सकता है कि डाउ प्रोसेस बता दीजिए मुझे 12th में। तो याद रखना कि आपको भी पता है कि यहाँ जो क्लोन पेयर होता है वो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होता है, और कॉन्जुगेशन की वजह से वो आसानी से इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता। क्लियर है? आसानी से इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? सबसे आसान तरीका यह है कि आपको 623 केल्विन टेम्परेचर पे 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है। तो ये आपका पहले यहां से HCl निकलेगा, फिर आपको डायरेक्ट अगर दिखाओगे तो OH बना लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो पहले क्या करेगा, यहां से ONA आ जाएगा, फिर यहाँ एसिडिफाइड कर दोगे तो यहाँ फिनॉल बन जाएगा बेटा जी, और सोडियम अपना जगह लेके निकल जाएगा। राइट? क्लियर है? तो ये अपना क्या कहलाता है? डाउ प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। बेंजीन से ओलियम का रिएक्शन कराओगे, लेकिन आपको पता है कि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है, इसमें SO3 लिया जाता है, और आपको भी पता है कि यहाँ जो SO3 होता है वही बेटा जी इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। वही अपना क्या करता है सर जी? इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। अब ये जो डबल पॉजिटिव चार्ज आपने बनाया, ये पॉजिटिव चार्ज रिंग पे अटैक करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल ओलियम में क्या मिलेगा? SO3 मिलेगा, जो प्लस चार्ज बनाएगा। तो SO3H बनेगा। फिर इसमें क्या करते हैं हम लोग? NaOH डालते हैं, फिर यहाँ एसिडिफाई करेंगे तो SO3H से फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म नहीं बताएंगे क्योंकि रिवीजन चल रहा है। तो याद रखिएगा, NaOH पहले रिएक्शन करेगा तो Na2SO3 निकालेगा, फिर एक ONA आएगा, फिर उसको एसिडिफाइड करेंगे, फिर अपना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? आगे चलिए। सर जी क्यूमीन तो बहुत बेहतरीन सवाल है भैया, एकदम मतलब फाड़ू सवाल है, एग्जाम में पूछा भी हुआ है और पूछता है कन्वर्जन में। तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि 2026 के लिए कि सर जी क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाते हो? क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाते हो बेटा जी? ये आप याद कर लीजिएगा, क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनता है। तो मैं वही बता रहा हूँ, पहले आप क्या ले लीजिए? क्यूमीन ले लीजिए। और ये क्यूमीन कैसे मिलता है? फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा लो, ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपेन से, और उसमें स्टेबल कार्बोकैटायन बना करके और यहाँ अटैक किया जाता है। बात क्लियर है? अब ये जो H है ना बेटा, ये इसी H का ऑक्सीडेशन होता है। ये O2 जो है ना यहाँ इंटर मारता है, और मारने के बाद क्यूमीन पर बना देता है। ठीक है ना? और क्यूमीन पर जब हाइड्रोलिसिस करता है, पहले देखो ये वाला H+ वहां जाता है, फिर ये बॉन्ड पूरा टूट जाता है, और फिर OH यहाँ देखो, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट में। OH यहाँ जाएगा और ये कीटोन निकल जाएगा, मतलब प्रोपानोन। तो एक बार पूछा हुआ है कि बाई प्रोडक्ट बता दिए, तो ISC में तो बाई प्रोडक्ट के साथ लिखना होता है। ISC में क्या होता है कि इसको बाई प्रोडक्ट के साथ ही लिखना होता है। CBSE में आप अगर बाई प्रोडक्ट नहीं लिख रहे हैं
तो कोई बात नहीं है। नीट में बाई प्रोडक्ट पूछा हुआ है, तो नीट में पूछता है कि क्यूमीन से जो फिनॉल बनाते हैं उसका बाई प्रोडक्ट बनाइए। तो बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3CO, जिसे आप प्रोपानोन बोलते हो। प्रोपानोन के नेम से ये बदनाम है, फेमस है। तो और ये अपना फिनॉल बना लेता है। ठीक है, तो एक दिन मैं वीडियो आपको लाइव वीडियो पढ़ाऊंगा सिर्फ कन्वर्जन का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए, ध्यान दीजिएगा। सर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बहुत फेमस, आप पढ़े भी हो, और अब भी एनिलीन चैप्टर जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो उसमें भी आपको पढ़ाऊंगा। ये एनिलीन है, ये डायोटाइजिंग एजेंट है। NaNO2 प्लस HCl बेटा जी करता क्या है, NaNO2 प्लस HCl, ये लोग मिल करके सर जी NaCl बाहर कर देते हैं और HNO2 बना लेते हैं। और HNO2 फिर जब रिएक्शन करता है तो इस पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। तो ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, N2 प्लस Cl माइनस, इलेक्ट्रोफाइल है। फिर पानी के प्रेजेंस में जब हीट करोगे ना तो HCl बाहर चला जाएगा, N2 बाहर चला जाएगा और खूबसूरत सा फिनॉल बना देगा। खूबसूरत सा क्या बना देगा, फिनॉल बना देगा। ये बात तो क्लियर हो गई, समझ में आ रहा, बताइएगा। सब लोग समझ रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, मजे में समझ रहे हो, चलो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। सर जी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से कैसे बनाते हैं। आपको भी पता है कि जो ग्रिग्नॉड रिएजेंट होता है, जैसे आप याद रखिएगा, आर्गेनोमेटेलिक का मतलब होता है कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आर्गेनो। जैसे मान लो CH3, सर जी MgBr है, जो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम सुने होंगे वो होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, Mg है, Br है। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये बेटा जी, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी ऑर्गेनोमेटेलिक होता है। जब इसको हम O2 से ट्रीट कराते हैं, किससे कराते हैं, O2 से ट्रीट कराते हैं, तो इनके बीच में एक ऑक्सीजन इंटर कर लेता है, इनके बीच में एक ऑक्सीजन इंटर कर लेता है। और जब हम इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं बेटा जी, तो आपको भी पता है कि बॉन्ड वहां से टूटता है जहां पोलैरिटी होता है। एक बात मुझे बता दीजिएगा चैट बॉक्स में कि ये बॉन्ड यहां से क्यों नहीं टूट रहा, मतलब यहां से हम क्यों नहीं तोड़ सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, इस होमवर्क को जवाब दीजिएगा तो मुझे लगेगा कि आप लेक्चर पढ़े हो। ठीक है ना, मैं यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक क्यों कर रहा हूँ, याद रखिए। तो जब हाइड्रोलिसिस करोगे इनको एसिडिक मीडियम में, तो H+ इधर आ जाएगा, OH- इधर आ जाएगा, और बेहतरीन तरीके का एक प्रोडक्ट आपको बेटा जी मिलेगा, जो क्या कहलाएगा, फिनॉल कहलाएगा। और MgOH बना लेगा। इस बेसिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड मैंने डाला है, तो बेटा जी ये क्या बन गया, फिनॉल बन गया। ये सारे रिएक्शन आप याद करोगे तो कन्वर्जन में काम आएगा। ये बात जरूर ध्यान देना कि अगर ये सारे रिएक्शन याद करते हो तो कन्वर्जन में ये काम आता है। ये सारी बात मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, सारे लोग ध्यान से सुनना। आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। ये कुछ स्ट्रक्चर है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, कहता मोनो नाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल। ये तो आगे मैं पढ़ाऊंगा, अभी इसमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टी के बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। हाँ, एक सवाल मैं आपको इससे रिलेटेड बताना चाहूंगा। ये पूछा तो गया है नीट में, लेकिन आपके लिए भी काम का है। देखो, एक बेंजीन दिया हुआ है सर जी, ठीक है, ये बेंजीन दिया है। और ये दिया हुआ है सर जी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। AlCl3 आपको भी पता है सर, लुईस एसिड है, तो ये कार्बोकैटायन खूबसूरत बनाता है, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और जब प्लस हो जाएगा तो क्या करेगा, ये आपका CH3 बेंजीन पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। तो जब अटैक करेगा तो क्यूमीन बनाएगा। क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस। क्या करेगा, ये अपना बना देगा CH3 और यहाँ H बना लेगा। फिर अपना, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, लग रहा है कुछ मिसिंग है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर CH3 है और ये Cl है। तो CH3 Cl जब लेंगे, ठीक है,
CH3 जब Cl लेंगे यहाँ पर तो ये निकलेगा और ये प्लस बनाएगा। इसी का काम होता है, AlCl3 का काम यही होता है कि बेटा जी कार्बोकटायन बनाना और कार्बोकटायन को बेंजीन पे अटैक कराना। मैंने अटैक करा दिया तो ये क्या बन गया, ए बन गया। ठीक है, अब O2 डाल रहा है तो O2 क्या करेगा, इस बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेगा। बेटा जी जब CH क्यूमीन को वो ऑक्सीडाइज करेगा बेटा जी, तो क्यूमीन पर ऑक्साइड बना देगा। ये बात तो क्लियर हो गया। ये अपना जो बनेगा वो बनेगा क्यूमीन पर ऑक्साइड, देख लीजिए ये जो बन जाएगा वो क्यूमीन पर ऑक्साइड। ठीक है सर जी। सर ये H+ पानी हाइड्रोलिसिस कर रहा है, कुछ नहीं दिया है, मतलब ये क्या कर रहा है सर जी, ये बेटा जी हाइड्रोलिसिस कर रहा है एसिडिक मीडियम में। तो तोड़ दीजिए, OH उठा के लाइए और ये आपका बाई प्रोडक्ट एसीटोन बन जाएगा। तो फिनॉल और एसीटोन आपके पास प्रोडक्ट आएगा। ये तो बात क्लियर हो गई होगी, ये तो बात क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में सर जी। सर जी फिजिकल प्रॉपर्टी में बेटा जी क्या होता है, फिजिकल बिहेवियर आपको देखना है। फिजिकल बिहेवियर में कहा क्या जाता है कि भैया देखो फिनाल का कोई कलर नहीं होता, अगर प्योर फॉर्म में है, क्रिस्टल है, तो कोई कलर नहीं होगा बेटा जी। लेकिन जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है, तो एयर के यानी सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है सर जी, जैसे ही वो सनलाइट के कांटेक्ट में आता है बेटा जी ना, वैसे ही वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फिर वो बेटा जी कलरलेस से वो येलो कलर का बन जाएगा। तो ये बात आपको याद कर लेना है कि वो कलरलेस से क्या बना रहा है सर जी, कलरलेस से वो येलो कलर में चेंज हो रहा है। कब, जब वो सनलाइट के साथ रिएक्शन कर जा रहा है, रिएक्शन लाइट पा जा रहा है, इसीलिए फिनॉल को एकदम टाइट पैक बॉटल में पैकिंग की जाती है, राइट। ठीक है, फिनॉल मोर एसिडिक होता है एल्कोहल से, ये भी मैं आपको बताता हूं अभी क्यों। क्योंकि कॉन्जुगेट बेस जो बनता है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। थोड़ा सा इस बात को जरा चर्चा कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि अपने पास ये फिनॉल है, राइट, चलो ठीक है बेटा जी, सर जी फिनॉल है। सर आप बोल रहे हैं कि एच देगा, बिल्कुल एच देगा, फिनॉक्साइड बनाने के लिए एच देगा। और आपको पता है कि ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में जो एच देता है वो अपना बाबू एसिड होता है सर जी। अच्छा, एसिड देने के बाद क्या बना ये बाबू, एसिड बनने के बाद ये जो बनता है वो कॉन्जुगेट बेस कहलाता है सर जी। सर जी ये क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट बेस कहलाता है बाबू, बेटा कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। सर जी कॉन्जुगेट बेस कैसे होगा, तो आप बोलोगे सर कॉन्जुगेट बेस का एसिड से क्या रिलेशन है ना रिलेशन, आप इक्विलिब्रियम में पढ़े हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस होता है, और ऑर्गेनिक में भी काम कर रहा है, कॉन्जुगेट बेस होता है। अब तुम बोलोगे सर ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी हम देखेंगे कैसे, मैं बताता हूं। देखो, जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज घटाओगे, जितना ज्यादा यहाँ का जो निगेटिव चार्ज है ना बाबू, उतना जितना कम होगा निगेटिव घटेगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो कौन घटाएगा भाई, -I घटाएगा या -R घटाएगा, सर जी +I घटा बढ़ाएगा और +R। अच्छा, एक Ka भी होता है और ये pKa भी उल्टा होता है। तो ये बात अगर अपने दिमाग में रख लोगे ना, तो मुझे लगता है फिनॉल से लगे हुए सवाल, एसिडिक वाला कोई सवाल आप फंसोगे नहीं, ये बात मैं बता देता हूँ। तो ये हो गया। तो जितना, अच्छा आर कहता है एल्कोहल से ज्यादा है, बिल्कुल है सर जी। सर अगर ये एल्कोहल से ज्यादा है तो एल्कोहल में एल्कोक्साइड बन रहा है। सर एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी तो घट रही है ना, रेजोनेंस नहीं है, ऊपर से ये ससुरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन को ज्यादा लोड मिलेगा, ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसीलिए वो मैंने यहाँ पॉइंट दिया हुआ है। फिनॉल इज सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, बिल्कुल सही बात है। क्यों सॉल्युबल होता है, क्योंकि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बैठा हुआ होता है। आप देख लीजिए, जैसे आप फिनॉल ले लीजिए, वो अलग बात है कि OH के साथ, पानी के साथ थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी, क्योंकि फिनॉल बड़े लोग हैं और बड़े लोग झगड़ा करते हैं, रिपल्सन करते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है इसीलिए पानी में घुलता है, पोलर सॉल्वेंट यही होता है। इट इज यूज एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिस
इन्फेक्टेंट होता है, इससे यूज होता है। 0.2% फिनॉल इज एंटीसेप्टिक वाइल 0.1% फिनॉल इज डिसइंफेक्टेंट। तो ये आप इस स्लाइड में सॉल्युबिलिटी अच्छी थी बात, कलर अच्छा था बात, और सॉल्युबिलिटी के साथ साथ एसिडिक नेचर भी मैंने आपको दे दिया। ठीक है बेटा, एसिडिक नेचर जब दिखाओगे ना, तो एसिडिक नेचर याद रखना कि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप अगर कोई लगा दोगे तो एसिडिक नेचर उसका बढ़ता है, याद रखना। बेंजीन से कोई खींचने वाला ग्रुप लगा देते हो, मतलब समझो यहाँ पे देखो यही बात है। जैसे ROH बनाए तो ये एल्कोक्साइड आयन है, ओ एच निकाल के फिनॉक्साइड बनाए तो बेटा जी ये तो रिंग खींच रहा ना इसके निगेटिव चार्ज को, तो ये क्या हो गया, इट इज स्टेबलाइज बाई, सर जी इट इज स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिंग खींच रहा है। इसमें नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं होता है। जब रेजोनेंस नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं होगा बेटा जी। सर जी जब कोई रेजोनेंस नहीं है इसका मतलब होता है नो रेजोनेंस। कोई रेजोनेंस नहीं है तो फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज रिंग के अंदर डिलोकलाइज हो रहा है और उनका अच्छा खासा स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। तो ये बात हम नहीं भूल सकते हैं। एसिडिक नेचर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, इसीलिए ऐसी बातें हो रही है। बात समझ में आ गया। एल्कोक्साइड में क्या है, कुछ नहीं है भाई, RO- है। और RO- की औकात नहीं है कि ये रेजोनेंस शो करे, क्योंकि ये तो घटा रहा है ना, दे रहा है। ये प्लस आई इफेक्ट है, तो इनकी स्टेबिलिटी घटेगी बेटा। लेकिन फिनॉक्साइड बहुत हैप्पी है, खुश है, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन निगेटिव ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज घट रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब सुनिए जरा, दो बात और मैं बता दूं कि अगर ये एसिडिक नेचर का है, देखो ये रेजोनेंस है। डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज कब होता है, आप पढ़े हो, कॉन्जुगेट सिस्टम में होता है। अगर कोई सिस्टम कॉन्जुगेट है, मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज अगर है, सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सारे कॉन्जुगेट में आते हैं बेटा जी। तो यहाँ भी कॉन्जुगेट है, निगेटिव अंदर जाएगा, जाएगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। और याद रखना रेजोनेंस में हमेशा एरो एक डायरेक्शन में चलता है, ये रेजोनेंस होता है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे दिखा दीजिए तो मामला गड़बड़ा जाएगा, हमेशा ऐसे चला जाता है। तो ये रेजोनेंस दे रहा है और इसीलिए इसको क्या कर रहा है सर जी, स्टेबलाइज कर रहा है, मस्त खुश मिल रहा है ये अपना पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, और यहाँ पर भी अपना नेगेटिव है। तो इसकी वजह से इनकी एसिडिक नेचर खूबसूरत तरीके से बढ़ती है। ठीक है ना। अब जरा कुछ रिएक्शन में अगर बता दूं इसके, तो आपको अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा सा रिएक्शन में बात करना चाहता हूं, क्योंकि रिएक्शन दिए नहीं और डायरेक्ट इसमें वो आ गया प्रॉपर्टी में। तो मैं आपको रिएक्शन जरा बता दूं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ के बाद बेटा जी, अगर आप एल्कोहल उठा के लाते हो और एल्कोहल का रिएक्शन सोडियम से कराते हो, तो ये क्या करेगा, मतलब फिनॉल, सॉरी एल्कोहल नहीं, फिनॉल का रिएक्शन, क्योंकि फिनॉल ही तो पढ़ रहे हो। तो ये क्या करेगा, माइनस प्लस बनाएगा, माइनस प्लस बनाएगा और सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा। रिएक्शन करके सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा और H2 गैस बाहर कर देगा, H2 गैस निकल जाता है। सेम ऐसे ही अगर आप NaOH से रिएक्शन करा रहे हो तो क्या करेगा, ONA बना लेगा, ONA बना लेगा और H2O बना लेता है। अब जरा मुझे बताओगे कि क्या फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है या नहीं देता है। एक बार, क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये मुझे आप लोग बता सकते हो। ये आप लोग बता देना कि सर ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। ये वाला, ये अपना होमवर्क की कैटेगरी में ले चलते हैं। तो याद रखना, सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर ये NaH से रिएक्शन कर रहा है, NaH से रिएक्शन कर रहा है तो प्लस माइनस लगा देना, ये प्लस ये माइनस आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा और यहाँ से फिनॉल बन जाएगा।
और यहाँ H2 निकल जाएगा। तो मैं जो जो सवाल दे रहा हूं ना, थोड़ा देखते चलिएगा और उसको आप बताते चलिएगा। तो ये होता है। अब याद रखना, अगर कोई बंदा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, सुनना, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल अगर आप दे के चलते हो, अगर आपको पूछ दिया कि एक बात बताइए कि रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और कोई रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो पूछ रहा है इनमें से कौन सबसे खूबसूरत एसिड होगा। तो एक बात ठंडे दिमाग से आप सॉल्व कर लीजिएगा कि मुझे निगेटिव, पहले आप कॉन्जुगेट बेस बना लेना। अगर 2 मिनट के लिए कॉन्जुगेट बेस बना लोगे तो आपके माइंड में इसकी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप लगा रहे हो और यहां से एच निकाल रहे हो बेटा जी, यहां से एच निकाल रहे हो, तो ये भी अपने पास रिंग के आर्थो या पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हो। तो क्योंकि फिनॉल में आपने रेजोनेंस में देखा कि इसके आर्थो और पैरा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज आ रहा था, निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, अभी हम लोग आगे रिएक्शन देखेंगे, वो उसके आर्थो और पैरा पे भी जाएगा। तो किसी ने पूछा कि एक बात बताओ बाबू, इन दोनों में से डी कौन सा ज्यादा है, तो उनको मुंह पे समझा देना अच्छे तरीके से कि जब कोई भी खींचने वाला ग्रुप, चाहे वो माइनस आई लगा हो, मेटा पोजीशन पे माइनस होता है, और चाहे वो माइनस आर ग्रुप लगा हो, तो वो रिंग को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे कम करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज घटाएगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो उनको जवाब दे देना कि हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाता है और इलेक्ट्रॉन देने वाला स्टेबिलिटी घटाता है। तो एक बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इनके बीच में आएगा कौन, इनके बीच में आएगा बेटा जी, जैसे आपको एक सवाल पूछ दिया, कहता कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, और आपको कंपाउंड क्या दे रखा है, तो 2 मिनट जरा सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। ए है, ठीक है, फिर उसके बाद अपने पास ये अपना आर्थो है, ये है, बी है, ठीक है। या हम एक काम करते हैं, इनको हम ले लेते हैं पैरा पोजीशन पर, क्या ले लेते हैं, पैरा पोजीशन पर CH3 ले लेते हैं, और एक कंपाउंड हम ले ले रहे हैं पैरा पोजीशन पर NO2 ले ले रहे हैं, NO2 को। अब आपसे पूछ रहा है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो बेटा मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने तो यही बोला ना तभी से कि अगर कोई बंदा रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, अगर कोई बंदा रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मतलब वो रिंग को एक्टिवेट, रिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से खींचेगा, कोई ग्रुप बेंजीन से कनेक्ट है, वो खींचेगा, तो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचाएगा, रिंग किससे खींचेगा, ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज घटेगा ना भाई, और जब नेगेटिव चार्ज घटेगा तो बल्ले बल्ले है, ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी उसकी। मतलब अगर आप देख लीजिए थोड़ा सा, अगर पहचानते हो बात को, तो ये देखो, ये देने वाला ग्रुप है। अगर थोड़ी सी बात आप पहचानते हो तो आपको दिख रहा होगा कि CH3 बंदा है इलेक्ट्रॉन देने वाला, और ये विड्रॉ करने वाला, खींचने वाला है। सर जी ये -R शो करता है, सर जी ये +H के थ्रू अंदर देता है, इसका मतलब कि बेहतरीन तो ये हुआ ना, मतलब क्या हुआ, C इज मोर एसिडिक देन A, और सबसे पीछे इनको भेज देना पड़ेगा, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ की कहानी होती है। बात समझ में आ गया, इज इट क्लियर। तो ये चीजें आपको मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। एक सवाल देखो पूछ रहा है, इसी से कनेक्टिव सवाल है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल, मतलब कि अगर नाइट्रो को कहीं भी लगा दीजिए, आप आर्थो पे लगा दीजिए, ठीक है, आप मेटा पे तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं काम करता, रेजोनेंस नहीं काम करता है, मेटा पे सिर्फ -I काम करता है, और यहाँ -I और -R भी काम करता है, और पैरा पर भी लगा दीजिए, पैरा पर भी लगा दीजिए, तो ये पैरा वाला हो जाएगा, ये
फुल्ली आपका माइनस आर भी काम करेगा, माइनस आई भी। तो कह रहा क्या ये बेंजीन से ज्यादा होंगे? बिल्कुल होंगे भाई। फिनॉल से तो अच्छा होबे करेगा। कोई फिनॉल क्या होता है? फिनॉल पे आपसे पूछ दिया कि इनसे और इन सभी में से कोई ज्यादा एसिडिक होता, ये एसिडिक है कि ये है? बेटा मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो है, क्योंकि नाइट्रो तो इलेक्ट्रॉन खींचता है ना। तो ये सारे लोग ए बी सी, ये ए बी सी तीनों एसिडिक ज्यादा होंगे। मतलब हम सही के साथ चलेंगे, गलत नहीं है ये। आगे चलिए, आगे चलिए। ठीक है, क्या मैं एक सवाल यहाँ देख सकता हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ से, कनेक्टिविटी से? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में सब लोग सवाल को, स्लाइड को रोक करके, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करना। पहली बात तो देख लिया जाए कि ये तो सबसे पहले आएगा, क्योंकि माइनस आर बहुत तगड़ा शो करता है। तो थर्ड ऑप्शन कहाँ है मेरे पास? भैया थर्ड ऑप्शन तो मेरे पास एक ही है, देख सकते हो। थर्ड ऑप्शन तो सी के साथ चल, नहीं सॉरी सी नहीं है, बी के साथ चल सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हारा क्या आ जाएगा? सबसे पहले तुम्हारा क्या आ जाएगा? डिक्रीजिंग में पूछ रहा है ना, तो थर्ड ले लीजिए, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप बहुत बेहतरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है सर। नाइट्रो ग्रुप बहुत बेहतरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। फिर आ जाओ, इनको इनको देखो, ये प्लस आर इफेक्ट है, ठीक है बेटा, और ये प्लस एच है। तो प्लस आर मोर इफेक्टिव होता है प्लस एच से, यानी ये तो बहुत बड़ा दुश्मन है इसका, ये तो बहुत बड़ा दुश्मन है। मतलब क्या हुआ कि मुझे फोर्थ वाले को पीछे फेंकने में कोई बुराई नहीं है। फोर्थ वाला कट गया, ये कट गया। अब इन दोनों में आ जाओ। सर ये तो बात है, ये दे रहा है लोन पेयर, लेकिन यहाँ पर ये माइनस आई का भी काम करता है सर, ये माइनस आई का काम करता है। तो इनको उठा के लेके आना अच्छी बात होगी। तो थर्ड, फर्स्ट और सेकंड और ये फोर्थ हो जाएगा, तो हम बी के साथ जाएंगे, मजा आएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गया? क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पैरामिथॉक्सीफिनॉल, पैरामिथाइल फिनॉल, पैरानाइट्रो। आ जाइए, ये देखिए बेहतरीन सवाल आपके लिए लेकर आया हूं। करा पैरामिथॉक्सी तो बना लिया जाए, तब आप बता पाओगे। ये ओ एच है, यहाँ पर ओ सी एस थ्री है, ये ए मान लिया जाए। सर पैरामिथाइल फिनॉल है ना, तो पैरामिथाइल फिनॉल आप बना लीजिए, पैरामिथाइल फिनॉल बना लीजिए, ये बी ले लीजिए। सर ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है बाबू, तो पैरा नाइट्रो तो बहुत बारूद व्यक्ति है ये तो इलेक्ट्रॉन खींचता ही खींचता है, देख लो NO2 ग्रुप लगा है। तो एक काम किया जाए ना, इनको पहले इनको प्रियोरिटी दो। तो देखो, पैरामिथाइल तो काट दो, पैरामिथाइल काट दो, बाकी बच गए दो लोग। तो पैरा नाइट्रो तो दोनों में आ गया, चलो ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये बेटा जी रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन देता है, ये प्लस आर से इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन ये प्लस एच से। तो एक बात बताओ, कम कौन देगा, ये देगा कि ये देगा? बेटा जी कम जो है ना, ये नहीं देगा, ये तो बहुत भरपूर इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि ये रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है और ये इंडक्टिव शो कर रहा है, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। तो चेक कर लीजिए, सॉरी, चेक कर लीजिए कौन आएगा। पैरामिथॉक्सी ना ना ना, पैरामिथाइल तो आप सी के साथ चले जाइए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कहानी अपनी होगी। ठीक है, क्लियर है? तो अब मैं बोलता हूँ, विच वन फॉलोइंग हैज मोस्ट एसिडिक। हाँ, मोस्ट एसिडिक पूछ रहा है, देख लीजिए यहाँ पर। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैजिंग द मोस्ट एसिडिक नेचर, मोस्ट एसिडिक। तो हमने क्या सिखाया था कि कौन कॉन्जुगेट बेस ज्यादा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं आपको बता दूं क्या? आ जाओ, माइन प्लस माइनस सबके माइन प्लस ऑक्सीजन पे निगेटिव बना लो, सारे ऑक्सीजन पे बेटा जी निगेटिव बना लो, और सोचो उसके बारे में कौन स्टेबल है। ये तो रिंग से बहुत दूर है, कुछ नहीं कर सकता। इनमें तो रेजोनेंस ही नहीं है बेटा जी, इनमें तो रेजोनेंस ही नहीं है। इनमें बेटा जी क्या है ना, रेजोनेंस नहीं है, इनमें रेजोनेंस ही नहीं है। यहाँ पर भी नो रेजोनेंस, बट ये तो खुश है ना रेजोनेंस से, ये तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना रिंग के अंदर से बाबू, तो ये भागेगा, निगेटिव चार्ज घटेगा, इसलिए वो ज्यादा होगा। आगे चलते हैं, मतलब बी के साथ चलिए,
आप खुश रहोगे। ठीक है, ये आ जाओ, ये देखो, नीट 2017 का सवाल है, लेकिन अपने 2026 बोर्ड में पूछ सकता है, 100% पूछ सकता है बेटा जी। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो एक बात बता दीजिए मुझे, कहाँ इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा है? जल्दी बताइए। देखो, ये तो अकेले है, कोई कोई सवाल का कोई सवाल ही नहीं उठता है, अकेले है। ठीक है, निगेटिव बना के सोचिएगा। ये तो बेटा जी देने वाला है, ससुरा बेकार है ये। यहाँ एक ही लोग खींच रहे हैं, या तीन तीन लोग, तो काहे नहीं चलेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप इज इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा दोगे, वो अच्छा खासा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, है ना। चलिए, तो ये भी आपका आंसर हो गया। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। अब देखो, रिएक्शन दो तरह से होता है। एक रिएक्शन क्या, OH के H को निकलने से, यानी मेटल और बेस के रिएक्शन से। एक होता है स्टेरिफिकेशन से। तो याद रखना, फिनॉल जितने भी मेटल से रिएक्शन करता है वो फिनॉक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन निकालता है। मैं पहले ही आपसे बात कर चुका हूँ पीछे। और फिनॉल जब एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो भी सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा और वाटर निकाल लेता है। बेटा जी, स्टेरिफिकेशन क्या होता है? स्टेरिफिकेशन कैसे बनता है, स्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो एक स्टर देखो, फिनॉल का कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन, एसिड क्लोराइड से रिएक्शन, एनहाइड्राइड से रिएक्शन स्टर का फॉर्मेशन करता है। तो जरा सवाल देख लिया जाए, स्टेरिफिकेशन का जरा सवाल देख लिया जाए। तो ध्यान देना, स्टेरिफिकेशन एक सवाल यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, खूबसूरत आपको मिल जाएगा। देख लीजिएगा, ये फिनॉल है बेटा जी, ये अपना फिनॉल है पहला। ठीक है, और आप रिएक्शन करा रहे हो एसिड से, कोई भी एसिड ले लिया आपने, तो बेटा जी याद रखना H2SO4 देना ही पड़ेगा, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो करना क्या पड़ेगा, OH और H निकाल दीजिए और खूबसूरत स्टर बना लीजिए। आप एक खूबसूरत सा स्टर बना लीजिए। ये अपना स्टरी स्टर का फॉर्मेशन कर लेता है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, अभी मैंने आपको क्या बताया कि वो हो सकता है कि कार्बोनिल क्लोराइड से भी रिएक्शन कर ले, यानी ClCO आप R ले लीजिए और यहाँ से HCl निकाल लीजिए। ठीक है, कोई बेस ले लीजिए तो बेस उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना बेटा जी। तो ये अपना स्टर भी बन जाएगा। अगर लेक्चर आपको लग रहा है कि आपके काम का है, तो बेटा जी दूसरे को भी ये दे दीजिए, लेक्चर शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी बच्चा आपका सब्सक्राइब कर ले दोस्त, बेल आइकन को दबा ले, ताकि उसको भी ढेर सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं लाइव पढ़ाऊंगा, जल्दी ही पढ़ाऊंगा, थोड़े से काम चल रहा है मेरे सर्वर पे, हो जाएगा तो जल्दी लाइव में आऊंगा फिर से। बेटा, अगर एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा रहा है वो, बेटा जी अगर एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा रहा है, मतलब देख लीजिए, बोलोगे सर एनहाइड्राइड क्या है, तो ये देखिए एनहाइड्राइड है, चूंकि एसिड से बनता है ये। यहाँ पर भी आप H2SO4 ले लीजिए तो कोई कमी नहीं है। अब सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, बॉन्ड तोड़िए, प्लस माइनस, ये माइनस ये प्लस। अब क्या करिए, ये पूरा का पूरा उठा के एसिड निकाल दीजिए और अपना खूबसूरत सा एस्टर बन जाएगा। अपना बेटा जी खूबसूरत सा एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो ये अपना क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड बाहर चला जाएगा। ये रहा स्टेरिफिकेशन का सवाल, राइट। आगे चलिए, आगे चलिए, आ जाइए, इनोलिक टेस्ट क्या होता है, मतलब फिनॉल का टेस्ट क्या होता है, एल्कोहल क्या ये टेस्ट देगा। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है और एग्जाम में पूछा भी हुआ है, तो 2026 में आपके बोर्ड में भी आ सकता है। ये एल्कोहल को और फिनॉल को अलग करने के लिए इस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। भाई साहब, एल्कोहल और फिनॉल का टेस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो होता क्या है, एल्कोहल के पास इतनी ताकत नहीं होती है, इतनी ज्यादा एसिडिक बिहेवियर नहीं होता है कि वो लिटमस टेस्ट दे सके। यानी वो कोई भी लिटमस टेस्ट नहीं देता, क्योंकि आपको पहले ही मैंने इसके बारे में बोल दिया, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना हो। क्योंकि लिटमस टेस्ट देता कैसे, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो बहुत कम है। वहीं पे
अगर फिनॉल आप दे देते हो तो फिनॉल अच्छा खासा एसिड होता है, पहले ही बता दिया हूँ, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन बनता है, तो अच्छा खासा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, वो ब्लू को रेड में बदल देगा, ऐसा है। ठीक है, तो एक बात आप याद रखिएगा कि सर जी एल्कोहल लिटमस टेस्ट नहीं देता है, लेकिन फिनॉल अपना लिटमस टेस्ट देता है। इसका मतलब ये हुआ कि पेपर रेड एंड दे आर वीकली एसिडिक। ठीक है, इन दोनों में अच्छा फिनॉल होता है, कोई बुरा नहीं है। फिनॉल वायलेट कलर कब देगा? जब न्यूट्रल फेरिक्लोराइड टेस्ट कराओगे। एल्कोहल ये न्यूट्रल फेरिक्लोराइड टेस्ट नहीं देता है, सिर्फ फिनॉल देता है। तो याद रखना, फिनॉल न्यूट्रल फेरिक्लोराइड टेस्ट देगा बट एल्कोहल नहीं देता है। आइए, ये अपना फिनॉल है। फिनॉल न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन करके ये फेरिक फिनॉक्साइड बना लेता है और वायलेट कलर बना लेता है। यही अपना एल्कोहल नहीं कर पाता है, बेचारा लाचार हो जाता है और फिनॉल से कहता है कि देखो हम तुमसे तुलना नहीं कर सकते, ये तो तय हो गया कि तुम हमसे तुम अच्छा एसिड हो, क्योंकि सारे टेस्ट में हम फेल हो जा रहे हैं और सारे टेस्ट में तुम क्या हो जा रहे हो, पास हो जा रहे हो। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो यहां से आपको बात क्लियर हो गई होगी। सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? बेटा इलेक्ट्रोफाइल गरीब होता है और फिनॉल की वजह से, OH की वजह से बेंजीन के पास अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन आर्थो और पैरा पे आ जाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जब भी आएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जब भी आएगा तो आर्थो और पैरा पर निगेटिव चार्ज आएगा। कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल बेटा आना चाहेगा तो उसके दो जगह है, एक यहाँ पे एक यहाँ पर आएगा। मतलब क्या हुआ सर जी, एरो मैंने उल्टा बना दिया है, जबकि एरो ऐसे दिखाना है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये आर्थो वाला प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है, और एक जो है पैरा वाला प्रोडक्ट देगा। बेटा नॉर्मली पैरा मेजर होता है, लेकिन अगर गलती से कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सिचुएशन आ गया तो वो मेजर ये होता है, अदरवाइज ये माइनर होता है। ये मेजर कब होगा? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। इंट्रामोलिक्यूलर सर जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बना लेता है तो ये अच्छा खासा अपने पास स्टेबिलिटी बना लेता है। ठीक है, अदरवाइज सारे आर्थों में हिंड्रेंस ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ अच्छा खासा दोनों दूर दूर हैं, स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। आगे चलते हैं। सबसे पहला जो सवाल है इलेक्ट्रोफिलिक का, बेटा जी वो क्या है कि जब CS2 या CsCl3 के प्रेजेंस में तुम रिएक्शन कराते हो तो ये आर्थो प्रोडक्ट बनाता है। मतलब Br ब्रोमोनियम Br+ क्या करेगा बेटा जी, या तो आर्थो पे या तो पैरा पे। सर 20%, देखो 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जिसमें देखो CS2 भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है और CsCl3 को भी नॉन पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि नियरली जीरो के आसपास डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है बेटा जी ये दोनों, और नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, ये अपना आर्थो और पैरा बनाएगा। पैरा आप देख रहे हो कि क्या Br के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा, तो पैरा विल बी मेजर देन आर्थो। क्लियर? ठीक है, चलिए सर जी। सर अगर मान लिया जाए कि ये पानी के प्रेजेंस में आप कराते हैं, पानी के प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन, तो ये सारे पोजीशन पे आएगा, ट्राई ब्रोमो फिनॉल बन जाता है। याद रखना ये बात, क्योंकि पानी पोलर सॉल्वेंट होता है। सर जी नाइट्रेशन आ जाइए, जब तुम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लोगे तो आपको इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन बनता है, पता ही है। तो आर्थो और पैरा मिलाएगा। अब सुनना ध्यान से, आर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, देख लो यहाँ पर, तो ये मेजर बनेगा, ये माइनर बनेगा। एक सवाल और पूछता है कि इनमें से कौन वोलेटाइल होगा? आर्थो और पैरा में से वोलेटाइल कौन होगा? तो आर्थो इज मोर वोलेटाइल देन पैरा, क्योंकि ये किसी और के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ये अपने में क्या बना लिया बेटा जी, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो आपको पता है कि इंटर वाला ज्यादा मजबूत होता है और इंट्रा वाला कम मजबूत होता है। सर जी ये स्ट्रेंथ वाली बात हो गई।
इसीलिए ये आसानी से वेपर बना लेता है, ये डिफिकल्टी से बनाता है। दूसरी बात, इसमें पूछ देगा बॉइलिंग पॉइंट बता दीजिए। सर जी बॉइलिंग पॉइंट बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, तो पैरा वाले की बॉइलिंग पॉइंट आर्थो वाले से ज्यादा होगा, ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये वेपर कौन ज्यादा बनाएगा, वेपर कौन ज्यादा बनाएगा, तो सर जिसमें वीकर बॉन्ड है यानी आर्थो ज्यादा बनाएगा पैरा से। तो कुछ सवाल इससे कनेक्ट हुआ है, पूछा हुआ है, इसलिए मैंने आपको इससे रूबरू करा दिया। अब सुनिए, ये कंसंट्रेट है बेटा, और कंसंट्रेट इतना ज्यादा नाइट्रोनियम आयन प्रोवाइड करता है, इतना ज्यादा NO2+ बनाता है कि ये फिनॉल बेंजीन के पास जाता है और बेंजीन से कहता है देखो तुम्हारे हर आर्थो और पैरा पे निगेटिव है, तो मैं हर आर्थो पैरा पे जाऊंगा। तो कहता है ठीक है मेरी मजबूरी है क्योंकि तुम्हारा कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड बनाता है। तो एक सवाल यहाँ से आपको मिलेगा, जरा ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। आगे चलिए, सर सल्फोनेशन में आ जाइए। सल्फोनेशन में सर दो टेम्परेचर पे इसका प्रोडक्ट आता है। अगर 25 डिग्री पे आप देखते हैं तो केमिकली जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है वो आर्थो पोजीशन पे। मैंने तुमको बताया था कि यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल काम करता है वो SO3 काम करता है, याद रखिएगा। SO3, क्योंकि SO3 के सल्फर पे प्लस आता है वही अटैक करता है। और जब आप 100 डिग्री पे बात करोगे तो थर्मोडायनेमिकली पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएगा और 25 डिग्री पे आर्थो बनाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि आर्थो को पैरा में बदलना, तो 100 डिग्री टेम्परेचर दे दो, आर्थो से पैरा में आ जाएगा, मामला खत्म। आइए बेटा, एल्काइलेशन क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आ जाओ, तो ये अपना प्लस ये माइनस। बेटा प्लस बन रहा है तो स्टेबिलिटी देख लेना कार्बोकैटायन का, अगर कार्बोकैटायन बन रहा है रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो करा लेना। अब ये या तो आर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा, और जहां जाएगा उसका H उड़ा के HCl बना लेगा। तो याद रखिएगा, अगर पैरा पे गया तो दूरी ज्यादा, मेजर बना लेगा सर जी, ये मेजर बना लेगा। आर्थो में है बहुत तगड़ा लड़ाई हो रहा है इनके बीच में, तो रिपल्सन हो रहा है तो माइनर बना लेगा। और इसको कहते हैं पैराक्रिसॉल और इसको कहते हैं आर्थोक्रिसॉल। ओके, आइए ए साइलेशन की बात अगर कर दो, अच्छा यहाँ पर भी AlCl3 लेना है, क्योंकि अपना AlCl3 का काम क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। आप देख लीजिए CH3Cl है, Al बेचारा गरीब आदमी है, लुबिस एसिड है, इनके बॉन्ड को खींचता है, तो मैकेनिज्म हम बाद में करेंगे, AlCl4 बना लेता है। अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो आपको स्टेबिलिटी भी चेक करना है, अगर स्टेबल ज्यादा है उसी को ले आकर अटैक करा देना, ठीक है। आगे चलिए, एसाइलेशन में क्या होता है बाबू, एसाइलेशन में CH3COCl आता है। सर जी AlCl3 भी गरीब बंदा है, 6 इलेक्ट्रॉन का बंदा है, क्योंकि दो इधर दो इधर दो इधर, तो ये क्या करता है अपनी तरफ खींचता है और ये CH3CO+ बना लेता है, और ये AlCl4 बना लेता है, ठीक है। और ये प्लस चार्ज रेजोनेंस से स्टेबल हो जाता है, लेकिन नो रीअरेंजमेंट कराना, यहाँ पर नो रीअरेंजमेंट कराना। रीअरेंजमेंट नहीं कराओगे तो भी कोई दिक्कत, क्योंकि स्टेबल ऑलरेडी हो जा रहा है ना, उसको लाके आर्थो और पैरा पे ढकेल दो। बेटा आर्थो पे पैरा पे है तो मेजर बना देना, और आर्थो पे है सर जी माइनर बना देना। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई, बहुत सही। एक बड़ा बेहतरीन सवाल है, ये मैं आपको लिख देता हूं कि बोर्ड एग्जाम में भी आएगा 2026, चाहे बच्चा ISC का हो चाहे बच्चा CBSC का हो, आप देख लीजिएगा सवाल एकदम छपा हुआ पेपर में दिखेगा। रिमर टीमन रिएक्शन, तो बेटा रिमर टीमन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म लेते हैं और बेस लेते हैं, याद रखना। और यहाँ जो इंटरमीडिएट बनता है CCl2, जिसे डाइक्लोरोकार्बिन कहते हैं, सर जी ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। तो एक बार नीट में पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इसमें इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट है क्या, तो याद रखना रिएक्शन इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बिन है। इसको क्या बोलते हैं सर जी, डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हैं सर, है ना। तो ये होगा, ये आर्थो पे अटैक किया। पहली बात तो देखो ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा, इसको बनाएगा सॉल्ट, सॉल्ट बनाने के बाद ये इसके आर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा, CHCl2 बनाएगा,
फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे बेसिक मीडियम में, तो एक ही Cl, जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखो ध्यान से, जब ये दोनों Cl के साथ हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, तो यहाँ जब 2 मोल हाइड्रोलिसिस कराओगे यहाँ बेसिक मीडियम में, तो जानते हो क्या देगा ये भाई साहब, ये जो देगा ना बाबू, CHOH, और ये OH है। और आपको पता है कि एक कार्बन पे 2 OH रखने की औकात कार्बन की नहीं होती है, अनस्टेबल होता है, इसीलिए ये आपका आएगा यहाँ। फिर आप एसिडिफाई करके निकाल दो, सिलिसल्डिहाइड कहलाता है। एक सवाल इसमें और है, एक सवाल और इसमें है, मैं देख लेता हूँ कि स्लाइड में है तो बता दूंगा, नहीं तो मैं बताता हूँ। देखो स्लाइड में ही नहीं है। जब तुम यहाँ CCl4 ले लोगे, यहाँ पे इस जगह एक सवाल देख लो। जब तुम यहाँ CCl4 ले लेते हो, ये भी सवाल कभी कभी पूछ देता है, जब तुम यहाँ CCl4 ले लेते हो और यहाँ NaOH ले लेते हो बेटा जी, ठीक है, तो पता है क्या बनाता है बेटा जी, पता है, ये CCl3 बनाता है। और 3 मोल पानी उठा के लाते हो, हाइड्रोलिसिस कराते हो बेसिक मीडियम में, तो यहाँ प्लस यहाँ OH माइनस आ जाता है। 3 3 लोग आएंगे, 3 लोग आएंगे तो क्या हो जाएगा, COH OH OH। फिर वही बात है सर जी, एक जगह, अच्छा पहले यहाँ बेस बना लो ना NaOH के साथ, ये Na लास्ट में प्रोटोनेट हम करा देंगे, तो ये क्या करेगा ना, पानी निकालेगा यहाँ से, और पानी निकालने के बाद एसिडिक मीडियम में ले जाओगे तो OH बना करके सिलिसिलिक एसिड बना देगा, ये अपना हो जाएगा अपना, Na भी बाहर चला जाएगा सर जी, तो ये होगा सैलिसिलिक एसिड, ये भी रीमर्टीमेंट रिएक्शन का पार्ट होता है। क्या बात क्लियर हो गई, क्या बात बाबू क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं, आज मैं पूरा पढ़ा दूंगा आपको, एकदम सवाल रिवीजन कर लेना, फाड़ू सवाल आप करके आओगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेटा कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है, पहले एसिड बेस रिएक्शन कराते हो तो फिर ये सॉल्ट बन जाता है। सॉल्ट का रिएक्शन जब CO2 से कराते हो, तो मैं ये वाला स्टेप बता दूं आपको ताकि आपको थोड़ी बहुत दिक्कत खत्म हो जाए। जब आप CO2 का रिएक्शन कराओगे तो याद रखना ये कुछ ऐसे अटैक करता है बेटा, ये यहाँ अटैक करेगा, और फिर ONA भाई साहब, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर देख लो प्लस, और ये C डबल बॉन्ड O माइनस आ जाता है, ठीक है। ओ भाई साहब H भी दिख रहा है। अब ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा और H को यहाँ पे लाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, ONA हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से COOH बन जाएगा। फिर जब हम H प्लस प्रोवाइड करते हैं तो H जाता है Na को रिप्लेस करके, ये अपना सिलिसिलिक एसिड बना देता है। ये भी एक बेहतरीन सा मेथड है, आप इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। सर एक सवाल ये है, इल्प्स पर सल्फेट, ये नीट के लिए है, बोर्ड वाले मत देखेंगे, नीट और जेई वाले लोग देख सकते हैं इस वाले को। जब K2S2O8 से रिएक्शन कराते हैं तो पैरा पोजीशन पर इसके क्या आ जाता है, फिनॉल, ये नहीं, ये जो होता है इसे कहते हैं फिनॉल कहलाता है, ठीक है। तो क्या बना देगा, रिएजेंट याद कर लेना, फिनॉल, क्योंकि सामने से एक बार गुजरना चाहिए सारे रिएक्शन, तो मुझे उम्मीद है आप कर सकते हो। अच्छा सर ये देखो ऑक्सीडेशन है, बेटा ऑक्सीडेशन जब करेगा ना, तो मैं यहाँ पहले समझा दूँ तुमको तो अच्छा लगेगा। पहली बात तो जब ये H को ऑक्सीडाइज करेगा, आप K2Cr2O7 लेके आओगे एसिडिक मीडियम में, तो पहले वो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, राइट। और जब ऑक्सीडाइज करेगा ना बेटा जी, तो कुछ समय के लिए फिनॉल बना के छोड़ेगा ये। फर्दर यही K2Cr2O7 कहता है कि तुमको मैं एक और ऑक्सीजन दे रहा हूं और तुम निकाल लो पानी, ठीक है। तो ये अपना क्विनॉल बना लेगा, इस तरीके से क्विनॉल बन जाएगा, क्विनॉन बन जाएगा, और यहाँ H2O बाहर चला जाएगा, तो क्या कहलाएगा सर जी, क्विनॉन कहलाएगा बाबू। क्या कहलाएगा, क्विनॉन। इतना शानदार मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूँ कि आप एक बार देखोगे ना तो मजा आ जाएगा। तो ये चीजें हैं। देखो ध्यान से, सवाल कुछ कर लिया जाए तो आगे बढ़ते हैं। देखो फिनॉल Br2 और CH2 से कर रहा है, याद करो मैंने बोला था कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड देगा, और मोनो सब्स्टिट्यूटेड देखो ये नहीं देगा,
ये मेटा तो बेहुदापंती कर रहा है, आर्थो पैरा दे देगा। ठीक है, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म, इंटरमीडिएट फॉर्म इन द रिएक्शन, फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, 2,4-ट्राई हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन, ये क्या पूछ रहा है, इंटरमीडिएट फॉर्म इन द फॉलोइंग। अच्छा, पिक्रिक एसिड है, ट्राई नाइट्रोबेंजीन है, ये आप इसको जरा घर पे प्रैक्टिस करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं। 2-3 सवाल आपको भी दे दूं, ये देख लो जरा, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप देख लीजिएगा जरा कि ये क्या बनाएगा। कंसंट्रेट है ना बाबू, कह रहा कि कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड है, ए आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ए दिया हुआ है, 1 मिनट, ये कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट बना। अच्छा अच्छा, समझ में आ गया। इसका प्रोडक्ट बनाओगे तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा, क्योंकि कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड है। ठीक है ना, ये भी आपको छोड़ देता हूँ, आप करिएगा। ठीक है, तब मजा आएगा। सर देखो, ये आप O2 है तो पराक्साइड बन जाएगा, क्यूमीन पराक्साइड आप पढ़े ही थे मेरे साथ, अभी पढ़े थे इसी लेक्चर में, जो मैं अभी लेक्चर आपको दे रहा हूँ उसी में मिलेगा। ये देखो, ये अपना क्लोरोफॉर्म है, तो सिलिसल्डिहाइड बनाएगा। बताओ, मैं होमवर्क दे रहा था, मैं बता ही दिया, सिलिसल्डिहाइड बनेगा, तो ये अपना सवाल हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, तो ये सवाल आप जरा करिएगा, ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, जरा ये सवाल करिएगा। क्या आंसर है जरा मुझे जरूर बताइएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, कोई सवाल इसमें टिपिकल नहीं है, वो आप जो है ना कर सकते हो। ये देखो, यही मैं बोल रहा था कि जब फिनॉल जो है ना, जब बेटा जी फिनॉल है ना, वो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कर रहा है, जब फिनॉल ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेगा तो ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाएगा, क्योंकि ढेर सारा OH Br बना के इनको दे देगा। ठीक है ना, तो ये होता है। एक सवाल देखो, नीट में नहीं, ये बोर्ड के लिए सवाल मैं बता रहा हूं, कह रहा है कि वाई आर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, कह रहा कि डिफाइन वॉलेटाइल नेचर। मैंने अभी पीछे ही लेक्चर में आपसे चर्चा किया इसके बारे में, अभी पीछे ही चर्चा किया कि बेटा एक्चुअली होता क्या है ना, एक्चुअली होता क्या है ना, कि जब नाइट्रो ग्रुप आर्थो पोजीशन पे होता है, जब नाइट्रो ग्रुप आर्थो पोजीशन पे होता है, तो इनके बीच इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये, और जब पैरा पोजीशन पे होता है तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा जी, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा जी। फिर ये किसी दूसरे रिंग के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा मजबूत होता है, ये स्ट्रांगर होता है, ये वीक होता है। तो ये वीकर इंट्रा मॉलिक्यूलर वीक होता है, और इंटर मॉलिक्यूलर क्या होता है सर जी, स्ट्रांग होता है, राइट। तो ये जो है ना बेटा, ये जो है ना, इसीलिए आसानी से वेपर बना लेता है, क्योंकि जल्दी टूट जाता है। बात खत्म। इतना बेहतरीन तरीके से आपको मैं सवाल करा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा इफोर्ट लगाइए, इफोर्ट देंगे तो मजा आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूट एट पैरा पोजीशन इज मोस्ट इफेक्टिव स्टेबल। हाँ, एक सवाल ये देख लो, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट एट पैरा पोजीशन इज मोस्ट इफेक्टिव स्टेबलाइजिंग द फिनॉक्साइड आयन। कह रहा है इनको पैरा पोजीशन पर क्या लगा दें कि स्टेबलाइज हो जाए। मैंने पीछे ही बोला कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा दो, मामला सेट हो जाएगा। तो खींचने वाला कौन है, यही तो है बेटा, बाकी तो सारे देने वाले हैं। अरे देख लो ना, ये अगर मान लो O- है और यहाँ पर आप C डबल बॉन्ड O CH3 लगा रहे हो, तो ये खींच करके माइनस से ये प्लस बना लेगा, खींचना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो एक सवाल अपना इस जगह पे हो गया। अब देखो ध्यान से, मेरा एक फिनॉल खत्म हो गया, फिनॉल मेरा फिनिश हो गया। अब मैं आऊंगा ईथर पे, क्योंकि फिनॉल और ईथर एक साथ खत्म करना है, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है। एल्कोहल का एक स्लाइड है, जो आपको स्ट्रीमिंग पढ़ाया था, लाइव पढ़ाया था, उसकी उसी में मैं इसको प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोलूंगा कि आप जो है अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि मुझे भी एनर्जी आ जाए, और एनर्जी आएगी तो फिर मज़ा भी आएगा। ठीक है ना, आप सुनो, ये दूसरी स्लाइड पे हम लोग आ गए, और दूसरी स्लाइड क्या है हमारा, वही ईथर वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर भी फिनॉल मेरा
खत्म हो गया। ईथर बेटा थोड़ा छोटा है, टाइम नहीं लगेगा, तो चलिए हम लेट नहीं करेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, दूसरे पे आते हैं। आ जाइए इंट्रोडक्शन पे। ईथर का इंट्रोडक्शन देखा जाएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, साइक्लिक ईथर कैसे बनता है ये भी हम लोग देख लेंगे। ओके। तो बेटा जी ईथर क्या होता है आपको भी पता है, ध्यान दीजिएगा कि अगर ROR लिखा है यानी CnH2n+2, O लिखा है दोनों तरफ, R लिखा है, तो ईथर होता है। सर ईथर भी दो तरह का होता है। ईथर भी आपको मैं बता दूं कि एक सिमेट्रिकल होता है और एक जो होता है अनसिमेट्रिकल होता है। एक क्या होता है सर जी, अनसिमेट्रिकल होता है। सर जी सिमेट्रिकल क्या होगा, सर जी सिमेट्रिकल क्या होगा, जब दोनों सेम लोग लगे रहे हैं दोनों साइड में तो सिमेट्रिकल, और जब दोनों अलग अलग लोग लगे रहे तो अनसिमेट्रिकल। जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि एक बात बता दीजिए मुझे, क्या ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, तो दोनों पे नजर डालना, देखना दोनों तो अलग अलग शक्ल का दिख रहा है, मतलब अनसिमेट्रिकल है। ठीक है। दूसरी बात बेटा उसके एंगल देखो, एक चीज और, एक लैंग्वेज में पूछा जाता है कि अगर दोनों अलग अलग ग्रुप लगे हों तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ईथर भी बोलते हैं। तो पूछा हुआ अभी ऑब्जेक्टिव कराऊंगा मैं कि इफ बोथ एल्किल ग्रुप प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन आर सेम देन इट इज सिमेट्रिकल ईथर, एंड इफ डिफरेंट देन इट इज मिक्स्ड ईथर। तो अनसिमेट्रिकल को ही हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ईथर बोलते हैं। बात खत्म हो गई। एंगल की जब बात करिएगा तो एंगल आप पढ़े हो, बैलेंस वो एलियम उससे क्या कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर में, कि लोन पेयर भी एक दूसरे को धक्का देगा, ये बड़े लोग हैं, बड़े आदमी हैं, इनको भी धक्का देंगे एक दूसरे से, तो जो एंगल आएगा लगभग 110 के आएगा। मतलब होना क्या चाहिए था, ठीक है, पानी में 104.5 होता है लेकिन यहाँ एंगल 110 आएगा। शेप कैसा होगा, तो भी शेप उल्टा देख लो या सीधा करके देख लो, इस तरह से आ जाएगा। एंगल डिपेंड करेगा बड़े बड़े ग्रुप पे, यहाँ कितने ग्रुप लगे हुए हैं उस पे डिपेंड करता है। ठीक है ना समझ में आ गया भाई, क्लियर है, ये चीज है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हम कैसे लिखेंगे आईपीएससी नेम, कैसे लिखेंगे बेटा, ये क्या है आईयूपीएससी नेम है। सर जी आईपीएससी नेम कैसे लिखेंगे भी बता दीजिए, बता देता हूं। सर ये एल्केन है, देखो CnH2n+2। सर एल्केन में अगर एक एच अलग दिखा रहे हो, एक एच अलग दिखा रहे हो, तो ये आर हो गया, एच आ गया तो एच हो गया, एच हटाओ ओ आर लगाओ क्या हो जाएगा सर जी, ईथर हो जाएगा। एच हटाओ ओ आर लगाओ, ईथर हो गया। देख लीजिए ये भी ईथर आ गया, भले ही अनसिमेट्रिकल है। तो आईपीएससी नेम कैसे लिखोगे सर, इसका होता है एल्कॉक्सी एल्केन, ठीक है ना, एल्कॉक्सी एल्केन होता है। ठीक है। जो कार्बन कम होता है वो इसमें आता है ऑक्सीजन के साथ, लेस कार्बन वाला। और यहाँ कौन आता है बेटा जी, एल्केन में जो लार्ज कार्बन वाला होता है, ये तो आपको पता ही है कि सर जी जो लार्ज कार्बन के बंदा लोग होते हैं ना वो एएनई के साथ आते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। आइए देखो, ये ईथर लिंक कहलाता, कोई पूछ दिया कि ईथर लिंक क्या होता है बाबू, तो बता देना कि जब कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ गया तो वो ईथर लिंक कहलाता है, यही कहलाता है ईथर लिंक। ठीक है। जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने बात ही कर लिया, CnH2n+2O होता है। या आपको भी पता है कि दोनों तरफ अगर R लगा रहे हैं तो R का फॉर्मूला CnH2n+1 होता है, यहाँ पर भी CnH2n+1 होता है। बात खत्म, देख लीजिए। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो कोई बात नहीं है। सर ये आइसोमर भी शो करते हैं, कौन सा बेटा जी, फंक्शनल, फंक्शनल आइसोमर शो करते हैं। देख लीजिए, अगर ये फॉर्मूला है C2, क्या है बेटा जी, C2H6O है, तो यहाँ भी C2H6O दिख रहा है अपने को। एक बात बताइए, ये एल्कोहल है और ये ईथर है, यानी ये दोनों क्या हो गए बेटा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मेरी बात समझ में आ गई। चलिए मजे की बात है, आगे चलते हैं सर जी देखिए ध्यान से, कहता है कि ईथर आर डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, ठीक है ना। तो एरिलॉक्सी एल्कॉक्सी, तो एल्कॉक्सी एल्केन तो बनाते ही हैं सर जी, एल्कॉक्सी
एल्केन लिखा होता है या एरिलॉक्सी, एरिलॉक्सी एल्केन लिखा होता है, तो वो भी तो वही है। इसका मतलब ए और बी के साथ चलना चाहिए मुझे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। आज सुनिए, ईथर कौन से फंक्शनल आइसोमर किसके साथ शो करता है बेटा? ईथर किसके साथ आइसोमर शो करता है बता दीजिए? एल्डिहाइड के साथ? नहीं। डाइहाइड्रिक? नहीं, बिल्कुल फर्जी बात है। ट्राई? नहीं, मोनो के साथ शो करता है। अभी पीछे हम लोगों ने देखा है, अभी हम लोगों ने पीछे देखा है, अभी हम लोगों ने पीछे देखा है सर जी। तो आगे चलिए सर। अभी मैंने बताया है कि एलिफैटिक ईथर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2O होता है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? चलिए, तो अब आ जाइए क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन क्या कहता है? ईथर सिंपल भी होता है, अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड भी होता है, जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं पहले ही। जब दोनों तरफ सेम लोग होंगे, दोनों तरफ सेम लोग होंगे तो वो सिंपल होगा। जब दोनों तरफ भाई साहब अलग अलग होंगे तो वो मिक्स्ड होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, ये बात तो क्लियर हो गई। सर मेटामेरिज्म क्या होता है? आपको पता है ना मेटामेरिज्म कौन शो करता है? बेटा जी, जो बाई वैलेंट होता है, जो डाई वैलेंट होता है, दोनों तरफ एक एक बॉन्ड रखने वाला, वो मेटामेरिज्म शो करता है। जैसे ईथर हो गया, अपना कीटोन हो गया, अपना ये लोग हो गए, स्टर हो गया, ये हो गए, अपना 2 डिग्री एमीन हो गया, ये सारे दो दो लोग बॉन्ड वाले हैं। तो एक बात बताइए, मेटामेरिज्म होता क्या है? अगर नंबर ऑफ कार्बन दोनों तरफ अलग अलग आप दिखा रहे हो तो मेटामेरिज्म होगा। जैसे मान लो कि यहाँ 5 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, ठीक है। अब इसको बदल दिया जाए, इधर 1 कार्बन ले लिया जाए और इधर 3 कार्बन ले लिया जाए। जैसे सॉरी, 2 और 2 4 कार्बन का बंदा है ये, तो 2 इधर भी ले रहे हो, 2 इधर भी ले रहे हो, दिख रहा है आपको? अब मैं क्या कर रहा हूं ना, इसमें से एक इधर फेंक दे रहा हूं, तो CH3O CH3C3H7, फार्मूले सेम, और दोनों तरफ जो डफना उसका है, मतलब जो दोनों तरफ पंख है, वो अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो मेटामेरिज्म होता है सर जी। आ जाइए, यहां देख लीजिए, यहाँ पे 2 कार्बन का बंदा है सर, यहाँ पे 2 कार्बन का बंदा है, देख लीजिए ये 2 कार्बन का है, यहाँ भी 2 कार्बन है, ठीक है। दूसरे वाले में आ जाओ, अब एक इसमें शिफ्ट कर दिया गया, देखो 3 कार्बन 1 कार्बन, ये देखो इसमें भी ब्रांच आ गया, तो एक कंपाउंड ये हो गया, एक हो गया, तीनों मेटामेरिज्म होता है बाबू। तीनों बेटा जी मेटामेरिज्म का खेल होता है, बात खत्म। समझ में आ गया? तो ये सब तो पुरानी बातें आप पढ़े हो, ठीक है, याद रखिएगा। एक बात बताइए, पूछ रहा है कि एक बात बताइए, है क्या ये दोनों, है क्या इधर अलग? देखो C2H5CH3, तो ये तो अनसिमेट्रिकल भी है ना, अनसिमेट्रिकल भी बोलोगे और मिक्स्ड भी बोलोगे, तो बी और सी के साथ चले जाइएगा, कोई आपको कुछ टोक पोक नहीं करेगा। आइए, कहता है ये दोनों हैं क्या एक दूसरे के? अरे भाई, ये ईथर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये अपना एल्कोहल है सर जी, ये अपना एल्कोहल है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप, तो क्या कहलाएगा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाएगा, देख लीजिए, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये एल्कोहल और ये ईथर है, तो बात खत्म हो गई। आप बोलोगे सर रुक जाइए, नहीं बेटा, टाइम नहीं देना, क्योंकि 2 घंटे के अंदर, लगभग 1 घंटा 40 मिनट के अंदर लेक्चर खत्म कर देना, ताकि आपको लोड ना हो। आइए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया जाए ना, शानदार मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये क्या है? साइक्लोहेक्सीन है। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, बेटा जी मार्कोनी काफ रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन संजोग ये है कि ये दोनों सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में ये रूल नहीं काम करता है, तो करेगा क्या? O C2H5, O C2H5 बनेगा, यानी इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन करेगा। ये देखो यहाँ पर माइनस, ये प्लस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो मार्कोनी का आप यहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। सबसे बादरूद और मेहनती जो पॉपुलर और फेमस जो सिंथेसिस होता है वो विलियमसन सिंथेसिस होता है, ठीक है। और SN2 के थ्रू चलते हैं। ये बनता क्या है, ध्यान से सुनिएगा,
मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, और जो नहीं होना चाहिए वो भी मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ताकि आप कंफ्यूज मत हो। बेटा जी टर्शियरी ब्यूटाक्साइड है, और ये अपना CH3 मिथाइल क्लोराइड है। बेटा जब तुम रिएक्शन कराओगे ना, तो देखो ये बहुत बड़ा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये क्या करेगा ना, यहाँ से निकालेगा, और ये छोटा कार्बन है, दो एक ही कार्बन का मेंबर है, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा CH3, 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 सर जी OCH3, और ये NaCl निकल जाएगा। ठीक है, ये बनेगा, लेकिन जब तुम पलट दोगे इसको, जब तुम क्या कर दोगे, पलट दोगे, क्या पलट रहे हो, पलटू क्या कर रहे हो बेटा जी, पलटू जब करोगे इसका, जब इसको पलट कर दोगे, तो ये Cl आ गया, और ये मैं ले लिया ONaCH3, तब मामला बदल जाएगा। देखो मैंने इसको टर्शियरी ले लिया, जब ये निकालोगे ना बाबू, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, और ये बेटा जी स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। तो याद रख लेना कि अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, तो भाग के आएगा, बीटा से H निकालेगा, और ये इलिमिनेशन दे देगा। मुझे बनाना था ईथर, और ये पागलपंती कर दिया, और ये बना दिया एल्कीन। तो बेटा जी ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। ये CH3OH बना देगा, NaCl बाहर चला जाएगा, और CH3OH बना लेगा। मुझे बनाना था ईथर, लेकिन ये बना दिया एल्कीन। तो इस मेथड से चलना, दूसरे वाले मेथड से नहीं चलना, तो आप खुश रहोगे। ठीक है आ जाइए, फिर कह रहा है कि फ्रॉम रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। एक बात बताइए, अगर मैं RX ले लूं, ये भी RX ले लूं, और यहाँ पर क्या ले लूं, Ag2O ले लूं, देखो ध्यान से, O के साथ Ag लगा दीजिए, और ये यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ से निकाल दीजिए, तो आपको दिख रहा होगा कि ईथर ये बना के निकल जा रहा है। ठीक है, तो ईथर बन जाएगा इस तरीके से। चलिए बाबू आगे चलते हैं सर जी, आगे चलते हैं। सर एल्कोहल से कैसे बनाओगे, अभी पीछे हम लोगों ने बात किया गया था कि एल्कोहल रिएक्ट विद डायज़ोमीथेन टू गिव। देखो एल्कोहल से रिएक्शन करके आप बना सकते हो, लेकिन वो क्या ट्रिक है देखना, ध्यान से सुनना। मैं आपको जो बता रहा हूं ना, इसमें ये दोनों बात याद कर लोगे तो अपना काम चल जाएगा। बेटा जी जब आप ध्यान सुनिएगा, जब आप यहाँ पर 2 मोल ले करके, और आप इसको दे देंगे H2SO4, क्योंकि H2SO4 एसिडिफाई करता है, और यहाँ 140 डिग्री टेम्परेचर दे दोगे। इसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी में है, मतलब सिलेबस में है, मतलब पूछ सकता है। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ से H2O निकाल देना है, और सर ये ईथर बना देगा। लेकिन जब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ सकती है, ये डाई इथाइल ईथर बना देगा, इसे क्या कहते हैं सर जी, डाई इथाइल ईथर कहते हैं। लेकिन अगर तुम बोलोगे सर आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, हम नहीं उस टेम्परेचर पे बात सुनने वाले हैं। ठीक है बेटा बढ़ा देता हूं। जैसे ही आप कंसंट्रेट H2SO4 लेकर के 170 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे जाओगे, तो ये हल्ला करने लगेगा, कहेगा बेटा जी मैं तो इलिमिनेशन करूंगा, और ये बनाना था ईथर, क्या दे देगा अपने को, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड H2O, ये अपना इथीन का फॉर्मेशन कर जाएगा। क्या मैं सही हूं, बिल्कुल सही है। आगे चलिए, ठीक है, तो थोड़ी सी ये चीजें हो जाएंगी। आ, ये देख लो जरा, ये क्या पूछ रहा है, ये देखो जरा, ये पूछ क्या रहा है अपने से, ये जरा देखो ये पूछ क्या रहा है, जरा बताओगे मुझे कोई। अगर ये साइक्लोपेंटेनॉल है, और Na से रिएक्शन कर रहा है, तो एसिड बेस रिएक्शन करके थोड़ा सॉल्ट बना लिया। मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन कर रहा, तो कुछ मत करना, यहाँ आयोडो निकल गया, ये ईथर बना दिया। तो बताइए है क्या, ये तो वही विलियमसन सिंथेसिस वाला ही है। देख लीजिए विलियमसन एल्कोहल सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में आप चले जा सकते हो, क्योंकि देखो ईथर ही बन रहा है। ठीक है ना, क्लियर है ना, क्लियर है। ये देखिए क्या पूछ रहा है, इसका नाम पूछ रहा है। देखो टर्शियरी दे दिया,
बिल्कुल सही है सर, टर्शियरी दे दिया। सर ये 1 डिग्री अपना देख लो, ये 1 डिग्री एल्को क्लोराइड है, ArX है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि इसको चाहिए 3 डिग्री, इसको, और ये अपना चाहिए 2 डिग्री। यहाँ से NaCl निकल गया, ईथर बन गया सर जी। और ये अपना जो नाम है वो विलियमसन सिंथेसिस है। तो मोटे अक्षरों में आप लिख लीजिएगा कि ये जो होगा सर, ये विलियमसन सिंथेसिस होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होगी। अब ये हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म होता है। कन्वर्जन ध्यान रखिएगा, खत्म हो जाएगा। एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा देख लीजिए। एक सवाल पूछा हुआ था, मेरे दिमाग में आ रहा था, तो मैं आपको क्यों ना बताऊं। देखिएगा, अगर O है माइनस प्लस है, पूछ रहा है, कह रहा है कि मुझे CH3CH2Cl से रिएक्शन कराना है, प्रोडक्ट बना दीजिए। तो ये याद रखना, माइ प्लस और ये माइनस निकल जाएगा, क्या निकलेगा? NaCl। सर जी ये जो है ना, मिक्स्ड ईथर का फॉर्मेशन कर जाएगा, इथॉक्सी बेंजीन जिसे कहते हैं सर जी, ये होगा बाबू इथॉक्सी बेंजीन। देखो बेटा, देखो बहुत एनर्जी लगता है पढ़ाने के लिए, और इसलिए अगर आपको इस लेक्चर से कुछ न कुछ फायदा दिख रहा है, क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया कि ये रिवीजन क्लास है और इतना कम टाइम में दोनों खत्म कर रहा हूं, तो सिर्फ आपको एक आपके नज़र के सामने से चीजें पास कर रहा हूं, ताकि आपको दिक्कत ना हो रिवीजन में। ठीक है, इतना कर लोगे तो सवाल नहीं फंसेगा, मैं गारंटी देता हूं। आगे चलिए। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है भाई? देखो, सीओ का जो बॉन्ड होता है ना, थोड़ी सी पोलरिटी आती है, थोड़ी सी पोलरिटी आती है। ठीक है, ईथर हैव नेट डाइपोल मोमेंट, कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट इसलिए होगा क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आता है। ठीक है, तो होगा लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल एंड ईथर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, देखो, ईथर में ईथर की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होती है, एल्कोहल का ज्यादा होता है। तो आप कोई पूछ देगा तो एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होता है ईथर से, इसीलिए ईथर की जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है ना, ये बात हो गया। ईथर की बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, लो बॉइलिंग पॉइंट देन इट्स आइसोमेरिक एल्कोहल। ठीक है ना, तो ये कहानी होता है। और भी पॉइंट देख लिया जाए, डाई मिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर आर गैस। छोटे बंदा जो होता है, ईथर का छोटा बच्चा जो होता है, ईथर फैमिली के छोटे लोग होते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, वो बेटा जी गैस होते हैं, राइट। और सारे कलरलेस होंगे, लिक्विड, लिक्विड विद द प्लेजेंट स्मेल। ठीक है ना, ईथर आर गैस एंड अदर, छोटे मेंबर गैस में होंगे, लेकिन बाकी लोग क्या होंगे? जैसे मास बढ़ेगा ना, जब मास बढ़ेगा तो स्टेट भी बदलता है, तो वो लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं। दे आर लाइटर देन एयर, बहुत सही बात है सर जी, दे आर लाइटर देन एयर। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात सुना तुमने। दे आर लाइटर देन वाटर, सॉरी। लोअर ईथर आर हाईली वोलेटाइल एंड इनफ्लेमेबल। लोअर ईथर आर हाईली वोलेटाइल मतलब इजीली वेपर बना सकता है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम करेगा, हो सकता है। ईथर हैव लो बॉइलिंग पॉइंट देन करस्पॉन्डिंग एल्कोहल, पहले ही मैंने बोला कि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, आसानी से पिघल जाता है। बट मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, पहले ही बोला। मास बढ़ाएंगे तो वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा, वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा तो आपकी जो ईथर होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। ठीक है, पानी में नहीं घुलेगा, कम घुलेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलता है, क्योंकि चोर चोर एक भाई होते हैं। तो ईथर नॉन पोलर है थोड़ा सा, तो पानी में कम घुलेगा, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी नॉन पोलर की तरह होता है, इसलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलना पसंद करता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट याद कर लेना कि लगभग 1.18 के आसपास होता है। सम ईथर आर वोलेटाइल एंड आर हाईली इनफ्लेमेबल। सिंपल सी बात है, ईथर वोलेटाइल होगा ही होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है ना बेटा, इसलिए उनकी ये सब चीजें आती हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ईथर आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड रेडियली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। देख लो ध्यान से, कहता है ईथर थोड़ा सा घुलता है, लेकिन एंड रेडियली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ड्यू टू
लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सही बात है। ऑर्गेनिक में ज्यादा खुलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्गेनिक में थोड़ी डिसाइड करता, पानी में डिसाइड किया जाता है। अब थोड़ा सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। भाई देखो, ईथर की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ना तो वो एसिड से रिएक्शन करना चाहता है ज़्यादा, ना बेस से रिएक्शन करता है। वो खुद से ही, आपको पता ही है कि वो खुद से ही एक न्यूक्लियोफाइल है। आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि वो खुद से ही एक न्यूक्लियोफाइल है। ईथर हैज एबिलिटी टू सॉल्वेट कैटायन बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कह रहा है ईथर अपना H+ को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। आप देख लीजिए, अगर आप बोलोगे कि सर इसके पास लोन पेयर है, बिल्कुल, तो ये H+ को इलेक्ट्रॉन दे सकता है और उनके साथ खूबसूरत सा बॉन्ड बना सकता है। तो ये काम करेगा, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना ही चाहता है। तो ईथर ऑल्सो गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन न्यूक्लियोफिलिक देगा? न्यूक्लियोफिलिक कौन देगा? मैं चलता हूं आपको लेकर के वहीं जहां आप सोच रहे हो। कब? पहला रिएक्शन कि आप क्या करिए, CO बॉन्ड को ब्रेक करिए, ठीक है, ईथर में। तो ईथर आर लिस्ट रिएक्टिव ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ईथर की रिएक्टिविटी कम होती है, पहले ही मैंने आपको बोल दिया था, है ना, ईथर की रिएक्टिविटी कम होती है। द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर टेक्स प्लेस अंडर। भाई देखो, नॉर्मल कंडीशन पे वो रिएक्शन नहीं करेगा, कभी नहीं नॉर्मल कंडीशन पे करेगा। वो जब भी करेगा तो ड्रास्टिक कंडीशन में करेगा, विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एंड रिएक्शन ऑफ डाई एल्किल ईथर गिव 2 एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल। ड्रास्टिक मतलब कुछ स्पेशल कंडीशन दे दिया जाए, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दिया जाए, तो ये कुछ कुछ नई चमत्कार हो सकते हैं, अदरवाइज वो रिएक्शन करने के लिए रेडी नहीं होता है, ठीक है। बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ मिलता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन के ऊपर अगर मान लिया जाए ये आ गया, ये अगर आ गया, तो आपको पता है कि ये लोन पेयर में रेजोनेंस रेजोनेंस खेलेगा और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बंदा है सर जी। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बंदा है तो इस पे माइनस ये आएगा। सर ये क्या करेगा फिर? ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, फिर क्या करेगा? ये OR+ डबल बॉन्ड और ये आ जाएगा माइनस। फिर ये क्या करेगा? मतलब आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको बताना जरूरी है कि ये क्यों आर्थो पोजीशन पर रिएक्शन करता है, क्या इसके साथ खेल है। तो आपने देखा क्या बेटा? आपने ये देखा कि आर्थो और पैरा पोजीशन पर ये क्या कर रहा है? नेगेटिव चार्ज ला रहा है, रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो या तो बेटा जी वो आर्थो पे आएगा या तो पैरा पे। सेम वही सिचुएशन, इलेक्ट्रोफाइल में रिपल्सन ज़्यादा, दोनों बीच में करीब हैं दूसरे के, और आर्थो के बाद पैरा पे जब आओगे तो पैरा में इलेक्ट्रोफाइल में रिपल्सन कम होगा, डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बेटा पैरा वाला भैया मेजर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? इसीलिए आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये जो भी है ना वो आर्थो और पैरा पे, कोई भी बंदा आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पैरा पे ही आएगा, ठीक है ना। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लेके आओ, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लेके आओ, आप एल्काइलेशन करा लो, जैसे फिनॉल का आप करा रहे थे, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, सिर्फ OH के जगह OR लगा देना और सारे रिएक्शन जो है ना उसी का पढ़ लेना। एक बेहतरीन सवाल यहाँ पूछ रहा है क्या, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि आप जो ना इसका रिएक्शन बताइए क्या होगा। आप HBr डाल रहे हो, ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है। तो एक काम करो ना, सबसे पहले ये सोचो कि बॉन्ड यहां से तोड़ना आसान है कि यहां से तोड़ना। अगर बेटा बॉन्ड यहां से तोड़ोगे तो आपको पता ही है कि ये रेजोनेंस के थ्रू डबल बॉन्ड बना लेता है, मतलब यहां हम रिएक्शन नहीं करा सकते। इसका मतलब कि बॉन्ड यहीं से टूटेगा, H+ यहीं आएगा, Br यहीं जाएगा, यानी इसका मतलब क्या बनेगा? ये बनेगा
फिनॉल बन जाएगा और CH3Br बन जाएगा, बात खत्म। इसका मतलब क्या हुआ कि CH3 फिनॉल कहाँ है, CH3Br, डी के साथ चले जाओ ना, क्या दिक्कत है। ये आपको क्या कह रहा है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्शन फॉर 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन। सुन लेना पहले, ये आप ले लीजिए, मिथॉक्सी ले लीजिए और 4 नाइट्रोबेंजीन ले लीजिए। ये बनाना है, कहाँ बन जाएगा जरा देख लीजिए, ये बनाना है, सुनो ध्यान से। ये तो तोड़ नहीं सकते हो क्योंकि ये रेजोनेंस में आएगा, डबल बॉन्ड किसी की औकात नहीं है तोड़ दे, हीट करने की बात अलग है, वो छोड़ दो। ये आ जाओ, माइनस प्लस है, प्लस माइनस देख लो, ये निकाल दो, ये निकाल दो, इसका मतलब हो जाएगा OCH3। ठीक है सर, NO2 हो जाएगा, बन गया, खत्म बात, दूसरे वाले के साथ चलना पड़ेगा हमको। ठीक है ना, ठीक है ना, ये चीज हो गया। अब सुनना ध्यान से जरा, सुनना क्या है अपना, जरा ध्यान से सुनना। एक रिएक्शन मैं आपको और करा दूं तो मुझे लगता है कि हम लोगों का लेक्चर लगभग में खत्म हो जाएगा, कुछ छोड़ करके। एक सवाल ये पूछा है बेटा, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि आप जो है ना, इनका रिएक्शन कराइए और बताइए, एनसीईआरटी का ये जमा हुआ सवाल है, ठीक है, दबा के सवाल करिए। ये कह रहा है HI का रिएक्शन कराइए, प्रोडक्ट बनाइए। और एक सवाल ये है और एक सवाल ये दिया है। ये सवाल क्या दिया है, CH3O CH2CH3, और ये HI से कर रहा है, ये पूछ रहा है। तो एक बात तुमको बता दूं, अगर 3 डिग्री कार्बोकटायन बन रहा है या रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकटायन बन रहा है तो SN1 के साथ जाना, बाकी SN2 के साथ जाना, बात खत्म। यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, इन पे H ला के सोचो जरा, H ले आओ यहाँ पे। जब H ले आओगे, जब बेटा H ले आओगे तो आप क्या सोचोगे, OH+C2H5। अब एक बात बताओ, यहां से अगर ब्रेक बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर रहे हो तो ये 3 डिग्री देगा, ये 3 डिग्री कार्बोकटायन देगा। और अगर यहां से ब्रेक कर रहे हो तो ये 1 डिग्री देगा। इसका मतलब 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है ना। मतलब क्या करना है, मतलब ये करना है सर जी कि मुझे बॉन्ड को यहां से ब्रेक करना है, यहां से, और आई यहीं लगा देना है। मतलब प्रोडक्ट क्या बन गया सर, प्रोडक्ट अपना जो बनेगा, जहां 3 डिग्री कार्बोकटायन है वही प्रोडक्ट बनेगा, और ये C2H5OH बन जाएगा। ठीक है, अब सुनो, यहां आ जाओ। ये देखो, ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। सर ये SN2 के साथ चलना है और ये किसके साथ चले थे, SN1। तो एक बात बताओ, ये लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ थोड़ा हिंड्रेंस है, बॉन्ड को यहीं से काट दो, H+I-। इसका मतलब क्या दे देगा, CH3I दे देगा और C2H5OH दे देगा। समझे आप। लास्ट सवाल अपना है, लास्ट सवाल है, आपसे ये बोल दे रहा है कि आप इसका प्रोडक्ट बनाइए, एक्सेस में जब दे दिया जाए HI तो। HI एक्सेस में दे दिया जा रहा है, ध्यान से सुनना। सर जी HI एक्सेस में दे रहा है, तो एक्सेस में जब देगा तो तुमको बॉन्ड ऐसे तोड़ना है, ऐसे, ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो 2 बार H+ इधर आ जाएगा और 2 बार I, मतलब एक बार HI एक बार HI, मतलब क्या दे देगा, 2 मोल CH3I बना लेगा और पानी बाहर चला जाएगा। इस तरह का सवाल आपके पेपर में है, एक बार देख लेना। अब आ जाओ कंबक्शन में, तो ईथर, सॉरी, डिहाइड्रेशन में। बेटा ईथर जब डिहाइड्रेशन करता है कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या बनाता है जरा आप बताइए मुझे। ईथर अगर डिहाइड्रेशन करता है जल्दी बताइए, जल्दी मुझे बताइए, अभी आपका 10:30 टाइम हो रहा है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, 10:30 हो रहा है, हम लोग 10-15 मिनट में ख़त्म करेंगे। आप बताइए क्या होगा, आंसर बताइए। जल्दी बताइए
जल्दी 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 बता दीजिए मुझे, जल्दी जल्दी मुझे बताइए। ईथर जब भी डिहाइड्रेट होगा तो क्या बनाएगा? ठीक है, ईथर अंडरगोज डिहाइड्रेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 या Al2O3। जल्दी बताइए मुझे, जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे क्या आएगा, जल्दी बता दीजिए मुझे क्या आएगा। जल्दी बताइए, जल्दी, आगे लेट हो रहा है, जल्दी करो। एक काम करो ना, ईथर का डिहाइड्रेशन आप बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर सिर्फ बताना, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्लियर कर सकते हैं। ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाओ, कंबक्शन मतलब होता जलाना। ईथर बॉन्ड लाइक एल्केन, जैसे एल्केन जलता है वैसे ये भी जलेगा। डाई इथाइल ईथर को ऑक्सीजन दोगे तो CO2 और H2O देगा, मामला खत्म। कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर रहे हो तब दे रहा है, ठीक है ना। एक सवाल पूछा है कि सॉल्ट फॉर्मेशन कर रहा है। एक बात बता दीजिए मुझे, जब ये HCl से रिएक्शन करेगा, HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा इनको, और जब इलेक्ट्रॉन देगा बेटा जी तो क्या करेगा? ये H को इलेक्ट्रॉन दिया तो Cl माइनस सॉल्ट का फॉर्मेशन कर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्ट बनाता है। क्यों? सॉल्युबल इन एसिडिक सोल्यूशन, क्योंकि सॉल्ट बना रहा है, आसानी से बना रहा है। क्लियर? क्लियर है? तो ये सारा रिएक्शन मैंने बता दिया। यूज देख लीजिए, यूज एज ए इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट इन ऑयल फैक्ट्री एंड फैट, यूज एज ए सॉल्वेंट इन द रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड, ग्रिगनार्ड में आपको भी पता है सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं, रेफ्रिजरेंट में यूज करते हैं। अ मिक्सचर ऑफ इथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल नोन एज नेटेलाइट विच इज यूज एज अ फ्यूल्स सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोल के रूप में यूज करते हैं। ओके, आगे चलिए जरा। तो ये बेटा जानते हो, ये सारी चीजें हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आपको रिएक्शन कराना है। ये सारी बात मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है? पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे से याद करना। एक सवाल जरा ये देख लीजिएगा कि क्या है प्रोडक्ट बनाना, हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा जी, ये नीट का सवाल है, हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो ध्यान से, ये देखो, ये 0 डिग्री है, ये अपना 2 डिग्री है, और मैंने बोला था कि अगर 3 डिग्री है या बिनाइल कार्बोकैटायन है तब, मतलब सॉरी, रेजोनेंस स्टेबलाइज आपका कार्बोकैटायन है, तब SN1 से चलना। तो बॉन्ड को यहाँ से तोड़ना, प्लस माइनस, यहाँ I माइनस आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा सर जी? CH3I बन जाएगा बेटा जी, CH3 और ये अपना क्या हो जाएगा? OH बन जाएगा। तो देखिए कहाँ है CH3I, ये बन जाएगा, ठीक है। और भी जरा देख लें, बाकी मैंने रिएक्शन तो आपको अच्छे तरीके से समझा दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक बार आप जो है राइट द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन ऑफ एनिसॉल का पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, एक सवाल और देख लिया जरा, ये देख लीजिए जरा बेटा, OCH3 है, पीछे हम लोग किए हैं बेटा, है ना बेटा। ये जब भी आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कह रहा है, तो आप जब भी RCl से रिएक्शन कराओगे एनहाइड्रस AlCl3 से, तो आपको पता है यहाँ कि माइनस प्लस कार्बोकैटायन अटैक होता है यहाँ पर, मतलब क्या हो जाएगा? OCH3 के आर्थो पोजीशन पर R और पैरा पोजीशन पर R, ये अपना R आ जाएगा। सर जी ये मेजर बनेगा, बेटा जी ये माइनर बनेगा, ये अपना काम हो जाएगा, ठीक है। जितने सवाल पूछे हैं ना बस वही पढ़ाया हूँ आपको, बहुत तामझाम नहीं पढ़ाया हूँ, याद रखिएगा। तो ये ए साइलेशन कराओगे तो वही सेम बात आ जाएगा। ए साइलेशन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं, यहाँ तो चेक कर लेना रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं, बट यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। ये माइनस ये प्लस, इसको अटैक करा दो आर्थो या पैरा पे, तो अगर आप आर्थो या पैरा पे अटैक कराते हो तो COCH3 है, ठीक है, और ये आ जाएगा OCOCH3, ये बन जाएगा सर जी।
और यहाँ HCl निकल जाएगा। सर ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा। तो ये सारे रिएक्शन आपको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना है। मैंने पूरा का पूरा आपको रिएक्शन कराया हूँ और कोशिश किया हूँ कि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए, और पूरा का पूरा मैंने आपको क्लियर करा। एक सवाल ये भी देखो पूछा हुआ है कि इनमें कौन सा री इंटरमीडिएट बनता है इलेक्ट्रोफाइल। तो सोचो, डाइक्लोरोकार्बन में पहले ही आपसे बात कर चुका था, कोई नई चीज मैंने इसमें नहीं बताई है। तो ये बेटा रहा मेरा पूरा का पूरा लेक्चर, है ना। फिनॉल एंड ईथर आपका लगभग 1.25 घंटे में मैंने खत्म किया लगभग में। और आप पूरी वीडियो देखिए, समझिए। कोई अगर आपको लग रहा है इसमें कुछ सजेशन देना है सर को, या सर से कुछ डिस्कस करना है, आपके पास कमेंट बॉक्स है, यूज करिए, लेकिन पॉजिटिव वे में यूज करिए। ठीक है, समझ में आ रहा। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बस एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, सब बेल आइकन को लगाइएगा, ताकि और भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जल्द ही हम लाइव आएंगे, क्लासेस सारे लाइव चलेंगे। अच्छा लगता है आप लोगों के साथ लाइव में आने में। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे लाइव में तो आपको कन्वर्जन बताएंगे, कन्वर्जन कैसे किया जाता है। ठीक है, नमस्कार। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।